चलिए, तो लास्ट टाइम पर हम लॉग फंक्शन को स्टार्ट कर चुके थे और लॉग फंक्शन के थ्रू लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉग पर काम कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने लॉग का डेफिनेशन देखा कि अगर लॉग ए टू द बेस बी के बराबर है तो फिर रिलेशन क्या आएगा कि जो लॉग की वैल्यू है अगर उसको बेस पे रेज करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट के बराबर आएगा। तो वैल्यू के बेस पे रेज कर दिया तो आर्ग्यूमेंट के बराबर आ गया। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने फिर लॉग की वैल्यूज को भी फाइंड आउट किया है। ठीक है, लॉग का डोमेन क्या आएगा वो भी बात की थी हमने, है ना। फिर हमने उसके बाद प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया। तो हमने एक प्रॉपर्टी जो सबसे पहले देखी वो ये देखी कि अगर दोनों आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो गए लॉग के तो वैल्यू 1 आएगी। अगर आर्ग्यूमेंट 1 हो गया तो लॉग की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम टाइप के हैं लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है मान लो बेस बी है और आर्ग्यूमेंट मान लो बी रेज टू एम टाइप का है, बी रेज टू एम टाइप का है, तो ये एम बाहर निकल जाएगा, ये एम चला जाएगा बाहर, तो एम बाहर आ जाएगा, मतलब वैल्यू जो है वो एम ही आ जाएगी उस केस में, वैल्यू जो है वो एम आ जाएगी। फिर हमने एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करी इस तरह से कि अगर ए रेज टू लॉग बी टू द बेस ए लिखा हुआ है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम हो गए, जो लॉग का बेस है वो और जिस पर पूरा लॉग रेज है वो, जिस पर लॉग को पूरे को रेज किया वो, अगर वो दोनों क्वांटिटी सेम हो गई तो जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होगा वही क्या बनेगा अपना, वही अपना आंसर बन जाएगा। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो तुम ऐसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक लॉग का टर्म लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, और मान लो कुछ नंबर आर्ग्यूमेंट में है, कुछ नंबर मल्टीप्लाई में है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, कुछ नंबर आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में है। जैसे मान लो एक नंबर p है, एक नंबर q है, एक नंबर r है, एक नंबर s है, चार नंबर लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में है और बेस मान लो कुछ b है। लॉग का बेस क्या है, b मान लिया मैंने, तो क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में है तो जो लॉग की टर्म्स ब्रेक होंगी वो ब्रेक किस में होंगी, ब्रेक हो जाएंगी प्लस में, उनको प्लस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका एक टर्म आ जाएगा log ऑफ p टू द बेस b प्लस log ऑफ q टू द बेस b प्लस log ऑफ r टू द बेस b प्लस log ऑफ h टू द बेस b, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट के टर्म्स मल्टीप्लाई में है, आर्ग्यूमेंट के नंबर जो हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट में नंबर आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई में है ऐसे, तो लॉग को हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, जो भी ये नंबर आएंगे एक बार एक को लेके चलेंगे, एक बार दूसरे को, एक बार तीसरे को और एक बार चौथे को, इस तरह से हम काम करेंगे। बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, अभी सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर। Okay, हाँ सर। ठीक, चलो ठीक है, तो फिर अभी बात करते हैं आगे। एक सेकेंड। तो अपन अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो लॉग में कुछ टर्म्स आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, जैसे पी क्यू आर एस, ये आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में है, तो इस टर्म को पूरे को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक प्लस में करेंगे, लॉग पी टू द बेस बी प्लस लॉग क्यू टू द बेस बी प्लस लॉग आर टू द बेस बी प्लस लॉग एस टू द बेस बी। तो सारे नंबर इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक पी आएगा एक बार क्यू, एक बार आर और एक बार एस, सबका बेस सेम रहेगा। जो बेस यहाँ पर है बी, वही बेस क्या रहेगा, सबका रहेगा। इस तरह से हमें यहाँ पर काम करना होगा अगर हमारे पास कुछ टर्म्स आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में आएंगे। इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, कि जैसे अगर मान लो कहीं पर, मान लो अगर कहीं पर, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ p टू द बेस a प्लस log ऑफ q टू द बेस a, ऐसे लिखा हुआ है मान लो, तो इसको देख के दिमाग में क्या आएगा यार कि दो लॉग के टर्म्स का एडिशन हो रहा है, दो लॉग के टर्म्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है,
दोनों का बेस सेम है, तो इन दोनों को हम एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल लॉग वाली टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये भी एक लॉग बन जाएगा, बेस उसका वही रहेगा जो इनका है, तो बेस उसका a आ जाएगा। और आर्ग्यूमेंट क्या आएगा यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट आएगा दोनों आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट, दोनों आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट, और एक तो p है और एक q है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे pq आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा pq, तो ये आएगा फाइनली log pq टू द बेस a। इस तरह से ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो ऐसे अगर एक आर्ग्यूमेंट में एक मल्टीप्लाई में है तो उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, और पहले से अगर ब्रोकन फॉर्म में है, पहले से अगर टूटा हुआ है, तो उसको एक सिंगल लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट बेस सबका सेम रहना चाहिए। अगर बेस सेम होगा तभी ये वाली काम कर सकते हैं। अगर बेस मान लो मैं यहां पर बी ले लूं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेस सेम रहेगा तभी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और ब्रोकन पार्ट को क्लब कर सकते हैं, तभी ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है बात सब बच्चों को, ये वाली क्लियर है यहां तक बात? यस सर। हाँ सर। चलो, तो ये हमने देखा कि कैसे यहां पर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब आते हैं अगले वाले पर। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट थे वो मल्टीप्लाई में थे। ठीक है, अच्छा एक गलती मत कर देना, बहुत से बच्चे देखो ये वाली गलती कर देते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें ये वाली गलती भी कर देते हैं कि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है उनके सामने p प्लस क्यू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो ऐसे लिख देंगे कि अगर मल्टीप्लाई को प्लस में ब्रेक किया है तो प्लस को मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे। ऐसी लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, कोई स्पेशल केस में अगर ऐसा हो जाए तो अलग बात है, बाकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी लॉग की नहीं होती। ठीक है, ऐसे हम प्लस को मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकें। ठीक है, मल्टीप्लाई को प्लस में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है बात सबको ये वाली? तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी लॉग के अंदर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेवन प्रॉपर्टी पर, कि अब मान लो अगर हमारे पास लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसमें नंबर डिवीजन में आ गए, उसमें नंबर डिवाइड हो रहे हैं। मान लो एक पी वाई क्यू है, ठीक है, पी अपॉन क्यू, तो ऐसे पी को डिवाइड कर रहे हैं क्यू से, और मान लो लॉग का बेस क्या है, बेस बी है। ठीक है, तो डिवीजन वाले फॉर्म में लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट और बेस बी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को अगर प्लस में ब्रेक किया था तो डिवीजन को किस में ब्रेक कर देंगे, डिवीजन को माइनस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो दो नंबर हैं तो दो लॉग की टर्म आएंगी। ठीक है, दोनों के बेस क्या रहेंगे, दोनों के बेस सेम रहेंगे। जब भी ये मल्टीप्लाई को ब्रेक करें, जब भी डिवाइड को ब्रेक करें, तो बेस हमें सेम रखने पड़ते हैं। तो यहां भी बेस बी है तो इनका भी बेस क्या आएगा, इनका भी बेस बी आएगा। फर्क क्या है, अगर मल्टीप्लाई था तो बीच में प्लस साइन का यूज किया, अगर डिवीजन आ गया तो किसका यूज करेंगे, बीच में माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट में ऊपर लिखा होगा वो प्लस वाले लॉग में आ जाएगा, और जो आर्ग्यूमेंट में नीचे लिखा होगा डिवीजन में, वो नेगेटिव वाले लॉग में आ जाएगा। तो ये कहानी होती है डिवीजन को ब्रेक करने की। तो डिवीजन में अगर आर्ग्यूमेंट में कोई नंबर डिवीजन में है, तो उनको माइनस में ब्रेक करेंगे, उनको डिफरेंस में ब्रेक करेंगे। जो जो ये नंबर लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट जो इसका न्यूमरेटर है वो प्लस वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट बनेगा जिसके आगे प्लस साइन लगा होगा, और जो डिवीजन में जो नंबर है जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव वाले लॉग का क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट बनेगा। बेस अपना सेम रहेगा। क्लियर बात सबको ये वाली, सब बच्चों को क्लियर है यहां तक? तो हाँ मल्टीप्लाई सर। को ब्रेक करेंगे प्लस में, और डिवीजन को ब्रेक करेंगे किसमें, डिवीजन को ब्रेक करेंगे माइनस में। अगेन इसका भी वाइस वर्सा ट्रू है। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा होता log ऑफ 32 टू द बेस 7 माइनस log ऑफ 8 टू द बेस 7, ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, दो लॉग की टर्म है वो डिफरेंस वाले फॉर्म में है। लेकिन डिफरेंस वाले फॉर्म में हो चाहे वो प्लस वाले फॉर्म में हो, काम हम कब कर पाएंगे, काम हम तभी कर सकते हैं जब बेस सेम हो उनका। तो बेस यहाँ सेम है तो क्लब कर सकते हैं इनको, तो इनको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस लॉग का बेस भी क्या आएगा, जो इनके बेस है। तो इनके बेस कितने हैं, 7 है, और उसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, उसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का रेशियो, यानी कि 32/8। 32/8 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। देन फाइनल आंसर विल बी log ऑफ 4 टू द बेस 7। ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ऐसे मल्टीप्लाई वालों को प्लस में ब्रेक करते हैं और डिफरेंस वालों को माइनस में ब्रेक करते हैं। क्लियर है बात सबको ये वाली, सब लोग फील कर पा रहे हैं चीजों को यहां तक? यस सर। हाँ सर। चलो, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। अब आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो ये था अपना प्रॉपर्टी नंबर 7। अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं जिसका नाम है बेस सर चेंजिंग थ्योरम। हाँ बोलो। सर यहाँ पे भी लोग, जैसे लोग p माइनस क्यू है तो हाँ उसको यहाँ पे भी नहीं ब्रेक कर करके। सकते, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी नहीं कर सकते। चलो मैं लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे भी वो वाली बात सही रहेगी। तुम लिख लो, मल्टीप्लाई को ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस को ब्रेक नहीं करते, है ना। जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है log ऑफ p माइनस क्यू टू द बेस b, तो ऐसा नहीं कि इसको लिख देंगे log p टू द बेस b अपॉन log q टू द बेस b। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी स्पेशल केस के लिए हो सकता है, किसी स्पेशल नंबर्स के लिए ऐसा हो रहा हो, लेकिन जनरल ऐसा नहीं होता।
ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता। कोई हो सकता है कोई स्पेशल टाइप के पी क्यू और बी नंबर ऐसे हों जिनके लिए कंडीशन फॉलो हो जाए, लेकिन जनरली ये ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं होता। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो जो प्रॉपर्टी हम अब पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही है इसमें पूरे लॉग में, और उसका नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये 7th हो गया। तो 8th में ले रहा हूं इसके अंदर बेस चेंजिंग थ्योरम। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम सीख रहे हैं यहाँ पर लॉग के अंदर, उसका नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम। नाम में लिखा हुआ है, तो मतलब हम यहाँ पर बेस को चेंज करने वाले हैं। जो लॉग हमारे पास होगा उसका बेस हम अलग से कुछ लेके चलेंगे, कुछ अलग बेस लेके चलेंगे। ठीक है, चलो जैसे मान लो क्या कहता है ये, पहले ये देखते हैं अपन। जैसे तुम्हारे पास अगर मान लो ये लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ है। ठीक है, तो a तो यहां पर आर्ग्यूमेंट है, b यहां पर बेस है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको इसका जो बेस है वो मैं चेंज कर सकता हूं। मैं इसको किसी भी बेस के फॉर्म में लेके आ सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं अभी क्या, log a अपॉन log b। ऐसे हमने लिख दिया इसको। जो आर्ग्यूमेंट है वो ऊपर वाले लॉग में आ गया, जो बेस है वो नीचे वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट बन गया। ए भी आर्ग्यूमेंट ही बना है, बी भी आर्ग्यूमेंट ही बना है, लेकिन फर्क ये कि एक बना है ऊपर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट, एक बना है नीचे वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट। हमने इनको भी बेस नहीं दिया, ना तो हमने इस ऊपर वाले लॉग को बेस दिया है और ना ही हमने नीचे वाले लॉग को बेस दिया। तो बेस हमने अभी नहीं दिया, तो हम इनको कुछ भी बेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बेस दे दो, बस वो बेस डिफाइन होना चाहिए। बेस डिफाइन कब होता है, जब बेस के अंदर बेस का वाला जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो और वो 1 भी नहीं होना चाहिए। तो तुम इनको कोई भी बेस दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैंने इनको सी बेस दे दिया, बस कंडीशन ये कि जो बेस तुम ऊपर वाले लॉग को दे रहे हो, जो बेस तुम ऊपर वाले लॉग को दे रहे हो वही बेस तुम्हें नीचे वाले लॉग को भी देना पड़ेगा। वही बेस तुम्हें नीचे वाले लॉग को भी देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है बेस चेंजिंग थ्योरम का, सिर्फ ये काम करता है ये। ठीक है, क्या कर दिया हमने इसके थ्रू, इस थ्योरम के थ्रू हमने क्या कर दिया, लॉग का बेस ही चेंज कर दिया। पहले बेस क्या था लॉग का, पहले बेस लॉग का बी था। अभी क्या कर दिया, अभी ऊपर भी सी बेस है और जो नीचे लॉग लिखा हुआ है उसका बेस भी किसके इक्वल है, उसका बेस भी सी के इक्वल है। तो हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर दिया, लॉग का बेस ही चेंज कर दिया। ये हमने काम करा। तो इसीलिए हम नाम दे रहे हैं इसको बेस चेंजिंग थ्योरम। इसका यूज हम कब करेंगे, जब हमें सवालों के अंदर कभी कभी क्या करना होता है, लॉग के अलग बेस पर काम करना होता है, लॉग में नया बेस लेना होता है, तो हम इस थ्योरम का वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा चीज दूं यहां पर, थोड़ा फील करते हैं इसको। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे पास अगर एग्जांपल के तौर पर ये लिखा हुआ है log ऑफ 7 टू द बेस 35, ये लिखा हुआ है। अब अभी क्या बेस है इसका, अभी 35 बेस है। अब हमें मान लो कुछ काम करना है इस लॉग की टर्म के ऊपर, और हमें इसको 5 बेस में लेकर के आना है, 5 बेस में। या मान लो मुझे इसको 31 बेस में लेकर के आना है, 31 बेस में इस लॉग की टर्म को। तो कैसे लेकर के आए, तो अगर बेस चेंज करना है तो इस थ्योरम का यूज करेंगे। ऊपर आ जाएगा log 7, ऊपर आ जाएगा log 7 और नीचे आ जाएगा log 35, ऐसे आ गया। अब बेस क्या चाहिए, बेस चाहिए 31। तो क्या, कोई बात नहीं, हमने क्या पढ़ा था अभी, कोई भी बेस लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो बेस तुम ऊपर ले रहे हो वही बेस तुम्हें नीचे लेना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया log 7 टू द बेस 31 और नीचे आ गया log 35 टू द बेस 31। ये वाला काम हम इसके अंदर करते हैं। तो ये सिंपल सा काम होता है यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम के अंदर। हम log का बेस चेंज कर सकते हैं, बस कंडीशन ये, जो बेस हम ऊपर ले रहे हैं वही बेस हमें नीचे भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है बात सब बच्चों को ये वाली, क्लियर है बात यहां तक? यस सर। बाकी लोग भी तो बोला करो यार, समझ पा रहे हो चीजों को कुछ? यस सर। हाँ सर। अभी इसी बेस चेंजिंग थ्योरम के हम लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस जो हमें डायरेक्टली याद भी रखने हैं साथ में, जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो भी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज को हम बेस चेंजिंग थ्योरम के थ्रू ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्पेशल केसेस आने वाले हैं उनको हम सबको बेस चेंजिंग थ्योरम के थ्रू ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहला स्पेशल केस ये है कि तुम्हारे पास अगर log ऑफ p टू द बेस q लिखा हुआ है, मान लो आर्ग्यूमेंट p है और बेस q है, तो अगर तुम आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दो, अगर तुम आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दो, तो जो पुराना लॉग है और नया लॉग है उनकी वैल्यू रेसिप्रोकल बन जाएंगी एक दूसरे की। ठीक है, यानी कि ये 1 अपॉन log q टू द बेस p के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं आर्ग्यूमेंट बेस को इंटरचेंज कर दूं, देखो मैंने यही किया है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट p है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट q हो गया, यहाँ पे बेस q है और यहाँ पे बेस p हो गया। तो क्या कर दिया मैंने, बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज कर दिया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नई जो वैल्यू आएगी वो पुराने वैल्यू का क्या हो जाएगी, वो पुरानी वैल्यू का रेसिप्रोकल बन जाएगी, अगर हम लॉग के अंदर ये वाला काम कर रहे हैं तो।
आर्ग्यूमेंट बेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो पुरानी वैल्यू अगर मान लो 5 थी, तो नए वाले लॉग की वैल्यू क्या आएगी, 1/5 आएगी उस केस में। ठीक है, अब बात आती है प्रूव करने की कि भाई प्रूव कैसे करें इसको। तो इस स्टेटमेंट को या इस प्रॉपर्टी को हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं यूजिंग बेस चेंजिंग थ्योरम। देखो कैसे प्रूव करूंगा मैं, देखो ये लिखा हुआ है log p टू द बेस q, मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या बोलता है वो, ऊपर आएगा log p, नीचे आ जाएगा log q। बेस लेना हमारे ऊपर है, हम जो बेस लेना चाहें वो बेस मैं ले सकता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर बेस ले लिया p, मैंने बेस ले लिया p, तो अगर मैं बेस p लूंगा ऊपर, तो मुझे नीचे भी बेस p लेना पड़ेगा। बताओ ऊपर कितनी वैल्यू आ गई, बताओ ऊपर कितना वैल्यू आ गया। हमने अभी बात की थी प्रॉपर्टीज के 1। अंदर कि अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ऊपर 1 आ गया और नीचे क्या हो गया, log q टू द बेस p आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया, खत्म। सिंपली क्या लगाया है, सिंपली लगाया है बेस चेंजिंग थ्योरम। और हमने क्या किया है, ऊपर भी और नीचे भी बेस क्या ले लिया, बेस p ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने बेस p ले लिया, तो ऊपर तो 1 हो गया और नीचे आ गया log q टू द बेस p। ये अपना प्रूव हो गया, खत्म। सब लोग फील कर पा रहे हैं बातों को? यस अरे सर। सब लोग हाँ समझ सर। पा रहे हैं? आगे यस बढ़ते हैं, सर। सेकंड स्पेशल केस देखते हैं इसका। सेकंड स्पेशल केस देखते हैं अपन, ठीक है। तो तुम ये देखो, जैसे अगर मान लो ये लिखा हुआ है log ऑफ p रेज टू m टू द बेस q, ये लिखा हुआ है, मतलब आर्ग्यूमेंट का कुछ एक्सपोनेंट आ गया। आर्ग्यूमेंट का क्या आ गया, कुछ एक्सपोनेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट आएगा जो भी, उसको हम बाहर मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे। उसको हम क्या करेंगे, बाहर मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे। तो कितना एक्सपोनेंट है आर्ग्यूमेंट का, m एक्सपोनेंट है, तो ये बाहर आएगा, तो ये बाहर मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा m टाइम log p टू द बेस q के इक्वल। इसको हम क्या करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में आ गया, तो m बाहर आ गया, और इनटू में क्या आ गया, log ऑफ p टू द बेस q, ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब इसको प्रूव कैसे करें, तो सेम कहानी फिर यहां पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है log p रेज टू m टू द बेस q, अगेन अप्लाई करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम। तो ये log p रेज टू m अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में log q आ गया। बेस कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने बेस क्या ले लिया, मैंने बेस p ले लिया, यहां भी p और मैंने यहां भी p ले लिया। अब प्रॉपर्टी क्या आएगी बताओ, प्रॉपर्टी क्या आएगी, हमने देखो क्लास में बात की थी ये वाली, कि अगर दोनों नंबर सेम टाइप के होंगे, दोनों नंबर सेम टाइप के होंगे, तो जो ये आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट होगा वही वैल्यू बन जाएगी। तो हमने बात की क्लास के अंदर इस तरह की, यार तुम्हें दिखाता हूं मैं, देखो देखो ये वाली बात हमने देखो यहाँ पे की थी, कि अगर बेस b है और आर्ग्यूमेंट b रेज टू m के बराबर है, दोनों नंबर सेम है, तो जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट होगा वही अपनी वैल्यू बन जाएगी, अगर दोनों नंबर सेम टाइप के हैं। तो देखो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, दोनों नंबर सेम टाइप के हैं, ये भी p है और ये भी p है, तो जो इसका एक्सपोनेंट होगा वही क्या बन जाएगा, वही अपना वैल्यू बन जाएगा। तो कितना वैल्यू आ गया न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का वैल्यू m आ गया। डिवाइड में कौन है, डिवाइड में है 1 अपॉन, मतलब इनटू में है 1 अपॉन log q टू द बेस p। अभी हमने क्या सीखा था कि अगर 1 अपॉन है, 1 अपॉन log q टू द बेस p लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे आर्ग्यूमेंट और बेस को। तो मैं वही काम कर रहा हूं, इंटरचेंज कर दिया आर्ग्यूमेंट और बेस को, तो p आ जाएगा ऊपर और q आ जाएगा नीचे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन log q टू द बेस p का वैल्यू। तो हमने दिखा दिया यहां से कि m इंटू log p टू द बेस q, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया इस तरह से। तो हमने यहां पर ये सीखा है कि आर्ग्यूमेंट का जो भी एक्सपोनेंट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लॉग के बाहर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। कहां भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा प्रूफ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समझ में तो आना चाहिए यार, बहुत बेसिक प्रूफ है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा तो तुम प्रॉपर्टी याद रखो, प्रॉपर्टी मेन चीज है यहाँ पर, कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो आर्ग्यूमेंट का जो एक्सपोनेंट होगा वो कहां जाएगा, वो मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है बात सबको ये वाली? हाँ सर। यस सर। अब अगर मान लो बेस का कुछ एक्सपोनेंट आ गया, तो अभी तो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट आ गया और बेस का कुछ एक्सपोनेंट आ गया, तो जैसे मान लो ये लिखा है log ऑफ p टू द बेस q रेज टू n, ये लिखा हुआ है, ये आ गया मान लो हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट तो मल्टीप्लाई में जाता है बाहर, आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में जाता है बाहर। बेस का एक्सपोनेंट क्या होगा, वो डिवाइड में जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा। दोनों के बाहर जाएंगे, आर्ग्यूमेंट का होगा वो भी बाहर जाएगा, बेस का होगा वो भी बाहर जाएगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट का जाता है मल्टीप्लाई में और बेस का जाता है डिवीजन में, ठीक है। तो मैं इस n को भी बाहर निकाल सकता हूं, बस कंडीशन क्या है, ये 1 अपॉन n वाले फॉर्म में आएगा, ये डिवीजन वाले फॉर्म में आएगा। तो इसको बाहर निकाल दिया, बाकी तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आंसर आ गया अपना 1 अपॉन n इंटू लॉग p टू द बेस q, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का था तो मल्टीप्लाई में आया, बेस का था तो डिवाइड में आया। प्रूव करते हैं इसको भी, इसको भी प्रूव कर लेते हैं अपन।
तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log of p to the base q raised to n, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर अगेन लगा दिया मैंने बेस चेंजिंग थ्योरम, तो ये log p अपॉन log of q raised to n आ गया, इस तरीके से आ चुका है अपने पास, ठीक है। अब क्या करें अपन, फिर वही काम, कुछ बेस ले लेते हैं दोनों तरफ, तो मैंने अगेन बेस ले लिया q, मैंने अब की बार बेस ले लिया q, ठीक है। तो ये तो ऊपर हो गया log p to the base q, फिर वही प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो जो ये आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट होगा वही अपना आंसर बन जाएगा। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है आर्ग्यूमेंट का वही अपना आंसर है। कितना है, n है, तो वही अपना आंसर है। तो कितना आ गया फाइनल आंसर, 1/n इंटू लॉग p टू द बेस q, एग्जैक्टली वही लिखा है, देखो 1/n इंटू लॉग p टू द बेस q, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है हमारे पास। क्लियर है बात सबको, ये वाली क्लियर है? हाँ सर। तो इसके थ्रू हमने ये सीख लिया कि अगर कुछ आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर कुछ बेस का एक्सपोनेंट है तो वो किस में आएगा, वो डिवीजन में आएगा। आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लाई में और बेस का डिवीजन में, ये दो चीजें होती हैं। अगर दोनों हो रहे हैं एक साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मान लो आर्ग्यूमेंट का भी एक्सपोनेंट आ रहा है और बेस का भी एक्सपोनेंट आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, दोनों काम एक साथ कर लेंगे। जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट है वो भी बाहर चला जाएगा, और जो बेस का एक्सपोनेंट है वो भी बाहर चला जाएगा, और जो आर्ग्यूमेंट का है वो तो बाहर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो बेस का है वो बाहर जाएगा डिवाइड में। तो वो 1/n वाला होगा, मतलब वो डिवाइड में आ जाएगा। बाकी अपना काम एज इट इज चल जाएगा, log p टू द बेस q इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने सीखा है कि आर्ग्यूमेंट और बेस के एक्सपोनेंट्स को हम किस तरह डील करते हैं लॉग के अंदर। क्लियर बात सबको ये वाली, सब लोग फील कर पा रहे हैं चीजों को? यस सर। अच्छा, इसका भी वाइस वर्सा ट्रू है, इसका भी अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका भी हम वाइस वर्सा के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेरे पास ये लिखा हुआ है, मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है a टाइम log ऑफ p टू द बेस q, ये लिखा हुआ है। तो अभी क्या है, कोई नंबर मल्टीप्लाई है, तो जो नंबर log से मल्टीप्लाई है उसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर भेज सकते हैं, अंदर भेज सकते हैं। तो अंदर कहां चला जाएगा, वो अंदर चला जाएगा वो log का जो आर्ग्यूमेंट है उसके किसमें, उसके एक्सपोनेंट में। क्योंकि ये बाहर कब आया होगा, ये बाहर तब आया होगा a जब ये आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट रहा होगा। तो इस a को हम क्या कर सकते हैं, इस a को भी हम इनसाइड भेज सकते हैं, अंदर भेज सकते हैं log के। अंदर कहां आएगा, ये अंदर आएगा आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में, अंदर आएगा आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में, तो अंदर भेज दिया इसको, और बेस तो वही रहेगा क्यों। इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो डिवीजन में लिखा हुआ है कुछ, मान लो 1/b लिखा हुआ है, ठीक है, log ऑफ p टू द बेस q, तो बताओ इसको हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम इसको भी मतलब p पे भेज सकते हैं, तो p पर आएगा तो क्या बन जाएगा, p पर आएगा तो p रेज टू 1/b बन जाएगा। और एक हम डिवीजन में है, तो डिवीजन में कब आया होगा बताओ, बताओ डिवीजन में कब आया होगा, डिवीजन में तब आया होगा जब ये किसका एक्सपोनेंट रहा होगा, जब ये बेस का रहा होगा। तो इसको हम कहां भेज सकते हैं, बी को, इस बी को भी अंदर भेज सकते हैं। और अंदर कहां आएगा, ये अंदर आएगा ये क्यू की पावर में, अंदर कहां आएगा, अंदर आएगा क्यू की पावर में। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट बन जाएगा, डिवीजन में है तो बेस का एक्सपोनेंट बन जाएगा। क्लियर है बात सबको ये वाली, सब लोग फील कर पा रहे हैं Yes. चीजों को यहां तक? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो पूछो, कुछ भी उसमें कुछ भी फील नहीं हो रहा तो पूछो। सबको सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 8, ये हो चुकी है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी 9th प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अगर मान लो कोई नंबर a है हमारे पास, और a रेश टू log b टू द बेस c, ऐसे लिखा है। हमने प्रॉपर्टी इस तरह से पहले भी पढ़ी थी, उसमें तो हमने क्या सीखा था कि अगर ये नंबर और log का बेस अगर दोनों सेम हो गए तो जो आर्ग्यूमेंट होगा log का वही अपना आंसर बन जाएगा। अगर मान लो ये भी a हो जाए, अगर मान लो ये भी a हो जाए, तो जो b है वो क्या बन जाएगा अपना, वो अपना आंसर बन जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी कुछ अलग है, अभी बेस अलग है इसका log का। तो log का बेस अलग है, और जिस नंबर पे ये log रेज है पूरा, वो नंबर अलग है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो ये दोनों क्वांटिटीज हैं, जो ये दोनों क्वांटिटीज हैं, तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों क्वांटिटीज को, तुम इन दोनों क्वांटिटीज को इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इन दोनों क्वांटिटीज को इंटरचेंज कर सकते हो। जो log का क्या है, जो log का आर्ग्यूमेंट है और जिस पर ये log रेज है, तुम क्या कर सकते हो, तुम उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। यानी कि तुम्हारे पास आ सकता है b रेज टू log a टू द बेस c।
तुम इन दोनों को, जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है और जो लॉग जो जिस नंबर पे ये लॉग रेज है पूरा, जो ये बेस है पूरे टर्म का, उसको तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ये वाला काम तुम कर सकते हो। तो अगर मान लो मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं इसका, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है भाई, है ना, तुम्हारे पास लिखा हुआ है 81 रेश टू लॉग 7 टू द बेस 9, ये लिखा हुआ है मान लो। तुम्हें मान लो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तुम्हारे पास लिखा हुआ है 81 रेश टू लॉग 7 टू द बेस 9। तो क्या कर सकते हैं अपन, हमने अभी क्या सीखा, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब मैं वही काम करने वाला हूं, तो मैंने फिर वही काम कर दिया। तो 7 तो यहां जाएगा और लॉग पे क्या आ जाएगा, लॉग 81 टू द बेस 9 आ जाएगा। अब तुम बताओ मुझे लॉग 81 टू द बेस 9 किसके इक्वल होगा, इतना तो अपन जानते हैं यार कि यहां पर अगर मैं log 81 टू द बेस 9 का वैल्यू फाइंड करूं, तो 81 किसके इक्वल है, 9 स्क्वायर के इक्वल है। तो log 9 स्क्वायर टू द बेस 9 हो गया, तो किसके इक्वल आ गया इसका आंसर 2 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। अभी पढ़ा था कि अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट होगा वही अपना आंसर बन जाएगा। तो कितना यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 आंसर आ गया। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, वैल्यू 2 के इक्वल हो गई। तो फाइनली कितना आंसर आ गया, 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 49 के इक्वल होगा। तो 49 क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम अगर किसी नंबर के ऊपर लॉग रेज है तो उस केस में इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है, यहां तक की बात? हाँ सर। अभी किसी को कुछ भी डाउट है किसी भी प्रॉपर्टी में तो पहले पूछ लो आराम से, तभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे अपन। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो कहीं पर भी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो प्लीज पूछो, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। सबको सब कुछ क्लियर है क्या, सबको सब कुछ क्लियर है क्या, बोलो यार। हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। सर हाँ बोलो बोलो। लास्ट वाले का प्रूफ कैसे होगा? चलो प्रूव कर लेते हैं लास्ट वाले का, प्रूव कर लेते हैं इसको। तो क्या प्रूव करना है हमें कि a रेश टू लॉग b टू द बेस c इज इक्वल टू b रेश टू लॉग a टू द बेस c, ये हमें प्रूव करना है। बेस सेम रखा लॉग का, और लॉग के आर्ग्यूमेंट को और उसको पूरे को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो प्रूव करते हैं इसको। देखो प्रूव कैसे करेंगे, तो जब भी तुम्हें जितने भी तुम्हें प्रूव करने हैं, तुम एक काम करना सब में, जो भी ये नंबर लॉग के लिखे हैं ना, कुछ मान लेना इनको, कुछ मान लेना इनको, है ना। 2 नंबर लिखे हुए लॉग के, मैंने दोनों को कुछ मान लिया। तो मैंने मान लिया लेट लॉग b टू द बेस c, इसको मैंने k1 मान लिया, k1 कुछ। और जो ये दूसरा लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस c, इसको मैंने कुछ k2 मान लिया। मैंने इनको मान लिया क्योंकि कुछ ना कुछ तो नंबर आएंगे ही आएंगे ये। तो मैंने इस नंबर को तो k1 मान लिया, और जो नंबर ये वाला है मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैंने k2 ले लिया। तो अब बताओ मुझे प्रूव क्या करना है, बताओ मुझे अब क्या प्रूव करना है। हमें अभी प्रूव करना है कि भाई a रेश टू k1 जो है वो b रेश टू k2 के बराबर आना चाहिए। अब हमें प्रूव ये करना है क्योंकि मैंने इसको तो k1 मान लिया है और मैंने इसको k2 मान लिया है। तो अब हमें प्रूव करना है कि a रेश टू k1 इज इक्वल टू b रेश टू k2, ये आएगा। ठीक है, अब जो हमने माना है, जो हमने अज्यूम किया, उसका यूज करते हैं हम यहाँ पर। जो हमने माना है उसका यूज करते हैं। तो मैंने क्या माना है, मैंने माना है कि यार log b टू द बेस c किसके इक्वल है, k1 के इक्वल है, और log a टू द बेस c किसके इक्वल है, k2 के इक्वल है। मैंने इस तरह से इनको माना है, तो इसका मैं यूज करूंगा। तो मैं यूज कैसे करूंगा, मैं लगाऊंगा सिंपली लॉग की डेफिनेशन। लॉग की डेफिनेशन क्या है कि जो लॉग की वैल्यू आती है, अगर मैं उसको बेस पर रेज कर दूं तो मुझे आर्ग्यूमेंट मिल जाता है। तो मैं यही काम करूंगा। तो वैल्यू कितनी है, k1, मैंने उसको किस पर रेज किया, बेस पर रेज किया। तो c रेज टू k1 कितना आएगा बताओ, तो c रेज टू k1 तो b के इक्वल आ जाएगा। c रेज टू k1 किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। और मैंने यही काम यहां पे कर दिया। वैल्यू कितनी है k2, बेस पर रेज कर दो। तो बेस कौन है, c, तो वैल्यू को रेज किया बेस पर, प्रोड्यूस करेगा आर्ग्यूमेंट। तो a आ गया यहां से c रेज टू k2 के बराबर, और b यहां से आ गया c रेज टू k1 के बराबर। अब आते हैं जो हमें प्रूव करना है उसके ऊपर कि क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब देखते हैं। तो तुम देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि जो a रेज टू k1 है, बताओ अब किसके इक्वल हो गया। दोनों को c के फॉर्म में ले आते हैं। तो देखो a किसके इक्वल आया, अपना a जो अपना आया है वो आया है c रेज टू k2 के इक्वल। a अपना आया है c रेज टू k2 के इक्वल, तो ये तो a है, और इस पर भी पावर लगा हुआ है k1, तो ये ऐसे आ गया। अपन जानते हैं किसके बराबर होगा ये, a रेज टू b रेज टू c क्या होता है, वो a रेज टू bc बन जाता है। तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया c रेज टू k1 k2 के। किसके इक्वल आ गया, c रेज टू k1 k2 के इक्वल आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड पर आ जाओ।
तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है भाई, b रेस टू k2 लिखा हुआ है। b अपन निकाल चुके हैं क्या, बिल्कुल निकाल चुके हैं। b किसके इक्वल है, b इक्वल है c रेस टू k1 के, और इसका भी एक्सपोनेंट क्या लगा हुआ है, इसका भी लगा हुआ है k2। सेम कहानी फिर से, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, ये भी c रेस टू k1 k2 के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो खत्म हो गया अपना काम, हमने कर दिया प्रूव इसको। यस सर। आया समझ में सबको कैसे प्रूव करेंगे, तो जितने भी प्रूव है ना सारे, तुम सबको ऐसे प्रूव कर सकते हो, जितने भी प्रूव यहाँ पर आए कि जो भी लॉग की टर्म उनमें इन्वॉल्व हो रही है ना, कुछ मान लो उनको, और जो उसके मानने के बेसिस पर आ रहा है उससे वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, अपने आप प्रूव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी अपने को। क्लियर बात सबको ये वाली, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़े, चलो कुछ Yes. बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, है ना, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो तुम, तुम्हारे पास सवाल आ गया ये वाला कि तुम्हें निकालना है log ऑफ 4 रेस टू 23 टू द बेस 8 रेस टू 55, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो अपन क्या कि इसको k के बराबर कर दें, और फिर जो हमने स्टार्टिंग में किया था उससे कर लें इस सवाल को, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर्टीज के थ्रू इसका आंसर निकालें, प्रॉपर्टीज के थ्रू इसका आंसर निकालें। तो देखो क्या करूंगा मैं, मुझे दिख रहा है कि यार ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी 2 वाले फॉर्म में आ जाएगा, और जो बेस इसका इसको भी मैं 2 वाले फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फिर मैंने वही काम किया। तो ये जो 4 लिखा हुआ है, बताओ क्या लिख दूं इसको, 4 को इसको लिख देता हूं यार 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर रेस टू 23 हो गया। बताओ 8 कितना बन गया, 8 बन गया 2 क्यूब। ठीक है, हम चाहते हैं प्रॉपर्टीज का हम ऑप्टिमम वे में यूज करें, मतलब बहुत इजीली, जिससे हमारे आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रायोरिटी देंगे, जिससे हमारा काम थोड़ा सा इजीली चले। तो प्रॉपर्टी, अब ये लॉग का क्या हो गया बताओ, तो ये 2 स्क्वायर रेस टू 23, तो ये तो 2 रेस टू 46 हो गया, और ये क्या आ गया 2 रेस टू 55 इंटू 3 मतलब 165 आ गया। अभी हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट है, जो आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट है वो बाहर आएगा, लेकिन बाहर किस में आएगा, बाहर मल्टीप्लाई में आएगा। और जो बेस का एक्सपोनेंट है वो भी बाहर आएगा, लेकिन वो बाहर डिवाइड में आएगा। तो 46 भी बाहर कर दिया और 165 भी बाहर कर दिया। अब कौन बचा, अब बचा log 2 टू द बेस 2। कितना आया बताओ, ये किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा यार। हम जानते हैं अगर log का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कितना आंसर आया क्वेश्चन का फाइनली, क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइनली 46/165 के बराबर। इस तरह से इसका आंसर निकाल दिया। फील कर पा रहे हैं सब बच्चे बातों को। यस सर। Yes, sir. जहां भी किसी को डाउट है कुछ भी हल्का सा भी, उसको बेझिझक पूछना है यार। जितना तुम पूछोगे उतना ही तुम चीजों को सीख पाओगे यार। जो चीज समझ में नहीं आ रही, कहीं भी कुछ भी तुम्हें डाउट लग रहा है, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत पूछो उसको, ठीक है, दिक्कत नहीं रहे आगे बिल्कुल भी। ठीक है, जो भी डाउट है हल्का सा भी, कुछ भी चीज में कहीं भी तुमको लग रहा है कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो पूछो, तभी तुम चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, इस पर लिखा हुआ है 2 रेस टू log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 रेस टू log 4 टू द बेस 9। हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है कि यार ये कितना आएगा, इसका हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है इस वैल्यू का। तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम, और प्रॉपर्टीज का यूज इस तरह से करेंगे ताकि हमारा काम जो है वो चल जाए। 0. क्या आएगा, हाँ 0 आएगा बिल्कुल। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर इस सवाल में हमें एक चीज दिख रहा है बिल्कुल, जिससे थोड़ा हमें हिंट मिलेगा। देखो यहाँ पर भी नंबर 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी नंबर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है। बाकी देखो ये 4 9 भी लिखे हुए हैं, 4 9। अब दिमाग में आएगा 4 9 को देख करके, तो यार कि 4 9, 4 तो 2 वाले फॉर्म में आ सकता है, और जो 9 है वो 3 वाले फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो हमने इस पे ही काम कर लिया, जो ये लिखा हुआ है ना, इस पे ही काम कर लेते हैं एक तो अपन। ठीक है, तो एक तो हमने इस पे ही काम कर लिया। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 9। और 4 क्या हो गया बताओ, तो 4 तो 2 स्क्वायर हो गया, और 9 क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। क्या करेंगे अपन, आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में और बेस का एक्सपोनेंट डिवाइड में, तो 2/2 आ गया, और ये आ गया log 2 टू द बेस 3। तो ये तो कट जाएगा, तो किसके बराबर आ गया फाइनली, log 2 टू द बेस 3 के इक्वल आ गया। एक तो ये देख लिया हमने, है ना। समझ में आया कैसे किया है, 4 हो गया 2 स्क्वायर, 9 हो गया 3 स्क्वायर। फिर वही बात, आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आएगा, बेस का एक्सपोनेंट डिवाइड में आएगा, तो वो 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो ये 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 इंटू जो भी लिखा हुआ है वो बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे क्वेश्चन में अपन, तो अभी लिखा हुआ है 2 रेस टू log 7 टू द बेस 3, ये आ गया।
-7 ये जो log 4 to the base 9 है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है और ये कितना बन चुका है, ये बन चुका है log 2 to the base 3। ये किसके इक्वल आ चुका है, ये आ चुका है log 2 to the base 3 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग के अंदर कि जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है और बेस है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है यहाँ 2 और 7 है, यहाँ भी यहाँ 7 और 2 है, तो तुम किसी भी एक को इंटरचेंज कर दो, किसी भी एक को। मैंने मान लो इसमें लगा दिया प्रॉपर्टी, ये वाला क्या कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अगर कोई लॉग का टर्म किसी नंबर पे रेज होगा तो जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होगा और जो उस नंबर का बेस होगा उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने वही काम कर दिया, तो टू तो आ गया 7 की जगह पर और 7 की जगह पे 2 आ गया, ऐसा कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो गया। अब डिट्टो यही वो लिखा हुआ है, डिट्टो यही वो लिखा हुआ है, तो ये भी 7 raised to log 2 to the base 3 है और ये भी 7 raised to log 2 to the base 3 है। दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, तो कितना आंसर आ गया इसका, इसका आंसर 0 आ गया, खत्म। ये इसका आंसर है। फील कर पा रहे हैं सभी लोग बातों को, फील कर पा रहे हैं क्या यार? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। अगला क्वेश्चन लिखो। तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ 7 टाइम log of 16 upon 15 plus 5 टाइम log of 25 upon 24 plus 3 टाइम log of 81 upon 80। अगर तुम्हें दिया हुआ है कि ये पूरा क्वांटिटी log k के बराबर है, then find k, then find k। अगर हमें पूरा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये log k के इक्वल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है कि k का वैल्यू कितना आएगा। तो एक बार सब लोग ट्राई करो। अब तुम्हें इस सवाल में देखो एक चीज दिख रही होगी कि इस सवाल में हमें log के बेस नहीं दे रखे, किसी भी log का मैं बेस नहीं दे रखा, ठीक है। तो वो log का अगर तुम्हें बेस नहीं दे रखा तो क्या करेंगे उस केस में हम, तो वो जब भी क्वेश्चन अरिथमेटिक का है, जब भी क्वेश्चन लॉग के अरिथमेटिक का है, मतलब सिंपली दो लॉग की टर्म्स को ऐड कर रहा है, उसमें कुछ एल्जेब्रा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मतलब उसमें कुछ रूट एक्स एक्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, मतलब जो ऐसे होते हैं ना रूट्स निकालने वाली चीजें, कुछ इक्वेशन टाइप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वहां पर हम लॉग का बेस 10 लेके चलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर अरिथमेटिक का सवाल है, मतलब सिंपली लॉग की टर्म्स को जोड़ रहे हैं, लॉग की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं और नंबर्स पे काम कर रहे हैं, पूरा पूरा काम नंबर्स पे हो रहा है, किसी मतलब वेरिएबल या किसी इक्वेशन टाइप का काम नहीं हो रहा, इक्वेशन टाइप का काम नहीं हो रहा, तो वहां पर हम जो है वो बेस को 10 लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें इक्वेशन इन्वॉल्व हो गई, उसमें एक्स आ गया, वो रूट्स की बात करे, बताओ इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, तो वहां पर हम जनरली लॉग का बेस ई लेके चलते हैं। ई मतलब नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। तो तुम चाहो तो पहले कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, लेकिन फिर भी जनरली जो क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अरिथमेटिक का है, सिंपली क्या कर रहा है यहाँ पर, ये लॉग की टर्म्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली बेस को 10 लेके चलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो इक्वेशन वगैरह इन्वॉल्व होती, कुछ वेरिएबल वगैरह इन्वॉल्व होते, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जनरली लॉग का बेस ई लेके चलते हैं। बाकी फर्क नहीं पड़ता, तुम 10 लेके चलो, क्योंकि जो तुम लेफ्ट में लोगे वही तुम राइट में भी लोगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम 10 लो, ई लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली यहाँ पर हम 10 का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी बेस नहीं दे रखा, अगर कहीं भी नहीं दे रखा तो हम सब जगह सेम बेस मानेंगे। तो मैंने क्या किया, सब जगह बेस को 10 ले लिया, मैंने क्या किया, हर जगह पर बेस को यहाँ पर 10 ले लिया। तो जैसे मैंने हर जगह पर बेस को 10 ले लिया, तो क्वेश्चन क्या आ चुका है, ये 7 टाइम log 16 अपॉन 15 टू द बेस 10। ये 16 अपॉन 15 पूरा आर्ग्यूमेंट ही है ना, पूरा ही आर्ग्यूमेंट है ये। फिर 5 टाइम log कितना, 5 टाइम log 25 अपॉन 24 टू द बेस 10, ऐसे आ गया। और फिर कितना आ गया, 3 टाइम log 81 अपॉन 80 टू द बेस 10 आ गया। और राइट में भी हमने क्या किया, बेस 10 मान लिया। अगर क्वेश्चन में कोई इक्वेशन वगैरह इन्वॉल्व होती तो वहां पर हम क्या करते, बेस को ई ट्रीट करके चलते। क्लियर बात सबको, ये वाली सब बच्चों को यहां तक? यस सर। Sir. अब हमें इन सबको जोड़ना है और इन सबको सिंपली एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। इन तीनों लॉग वाली टर्म्स का सम एक सिंगल लॉग वाली टर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब दिमाग में क्या आएगा यार, दिमाग में आएगा यार 3 लॉग के सम को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें दिक्कत ये थी कि सबके बेस सेम होने चाहिए पहले, तो वो तो है, सबके बेस 10 ही है, देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, पहली बात तो हो रही है सबके बेस तो सेम हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक और दिक्कत थी कि कुछ आगे नहीं आना चाहिए था, ये कुछ 7 वगैरह ये जो लिखे हैं ना 753, ये आगे नहीं आने चाहिए थे, तो ये तो आगे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इनको आगे से हटा करके अंदर ले आओ, लॉग के क्या करो, अंदर ले आओ। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी हमने काम सीखा है कि अगर कोई नंबर लॉग में मल्टीप्लाई है
अगर कोई नंबर लॉग में मल्टीप्लाई है तो बताओ कहाँ भेज सकते हैं उसको भेज सकते हैं आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में, ताकि उससे क्या होगा, ये जो नंबर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 753, ये हट जाएंगे यहाँ से, ये लॉग के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो अपन डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते, 3 लॉगों को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि बेस सबका सेम है। लेकिन अभी क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको यहां से हटाएं, इनको हम क्या करें, यहां से हटाएं। तो ये कहां जाएंगे, तो ये जाएंगे आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। तो इनको तुम कहां पर भेज दो, इनको तुम भेज दो आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। तो फिर मैं वही काम करूंगा। तो ये 7 जाएगा कहां पर, आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। तो कितना बनेगा ये बनेगा 16/15 रेज टू 7 टू द बेस 10। ये आ गया। इस 5 को भी मैंने यही सेम तरीके से काम किया इसके ऊपर भी। तो ये भी कहां चला गया, ये भी चला गया आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। तो 25/24 रेज टू 5 टू द बेस 10 ऐसे आ गया। यही काम मैंने इस लॉग के लिए भी किया। तो ये जो 3 है वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। तो ये इस तरह से आ गया 81/80 का होल क्यूब टू द बेस 10 आ गया। और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, log k टू द बेस 10 ऐसे लिखा हुआ है। तो 3 टर्म मेरे पास लॉग की आ गई, एक टर्म ये वाली, एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली। 3 टर्म लॉग की हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस तरह की कि लॉग को ब्रेक भी कर सकते हैं और जो पहले से ब्रोकन फॉर्म है उसको हम क्लब भी कर सकते हैं। तो 3 टर्म लॉग की हैं, तीनों का बेस सेम है। तो इन 3 टर्म्स को हम एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट उसको, तो एक सिंगल टर्म ले लिया लॉग का, बेस उसका क्या रहेगा, बेस उसका वही रहेगा जो सबका है। तो इसका बेस भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, तो बेस यहां पर 10 आ जाएगा। और सारे आर्ग्यूमेंट्स क्या जाएंगे बताओ, सारे आर्ग्यूमेंट्स क्या जाएंगे, सारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे हमारे किसमें, सारे आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो एक आर्ग्यूमेंट कितना है, 16/15 रेज टू 7 है। एक आर्ग्यूमेंट कितना है, 25/24 रेज टू 5 है। और एक आर्ग्यूमेंट कितना है, 81/80 का होल क्यूब है। बराबर में कितना आ गया, बराबर में आ गया log ऑफ k टू द बेस 10। बराबर में कितना आ गया, log ऑफ k टू द बेस 10। ठीक है, तीन टर्म अगर सेम बेस वाली हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट को एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक की बात सब लोग समझ पाए क्या, यहां तक की बात सबको क्लियर हुई, सब बच्चों को? Yes, sir. yes ठीक है, अब तो बस सिंपल सा क्वेश्चन बचा है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सबको सिंपलीफाई कर लेंगे इनको। तो देखो सबसे आसान क्या रहता है कि तुम इनके प्राइम फैक्टर कर दो, है ना, जो जो नंबर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं ना, तुम सबके प्राइम फैक्टर कर दो। तो देखो 16 मतलब कितना है, 16 मतलब 2 रेज टू 4, तो 2 रेज टू 4 रेज टू 7 हो गया। 25 क्या है, 5 स्क्वायर है। 81 क्या होता है, 3 रेज टू 4। क्या कर रहा हूं मैं, सिंपली सबके प्राइम फैक्टर कर रहा हूं ताकि थोड़ा कैंसलेशन में चीजें आसान बन जाए। तो 3 रेज टू 4 का होल क्यूब आ गया। नीचे आ जाओ, 15 क्या होगा, 15 होगा 3 इंटू 5, तो 3 रेज टू 7 भी आ गया और 5 रेज टू 7 भी आ गया। 24 क्या होगा, 24 होगा 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 3, तो 2 क्यूब रेज टू 5 भी आ गया, 3 रेज टू 5 आ गया। ठीक है, 80 क्या होगा, 80, तो 80 होगा 16 इंटू 5, और 16 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 रेज टू 4 इंटू 5, तो 2 रेज टू 4 का भी क्यूब आएगा और 5 का भी क्यूब आएगा, ऐसे आएगा। इस तरह से ले लिया। अब देखते हैं क्या क्या बनता है फाइनली। तो लॉग के अंदर क्या आ गया, तो ये a रेज टू b रेज टू c, दैट विल बी a रेज टू bc। तो ये आ गया 2 रेज टू bc मतलब 4 इंटू 7, तो 28 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 5 रेज टू 10 आ गया। ये कितना आ गया, 3 रेज टू 12 आ गया। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, 3 रेज टू 7, 3 रेज टू 5, तो कितना आ गया, 3 रेज टू 12 आ गया। ठीक है, बेस तो 10 है ही, बेस तो 10 ही है इसका, है ना, बेस तो यहाँ भी 10 ही है, ये पूरा आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया। अब 3 का काम हो गया, 5 पे आ जाओ। तो ये 5 रेज टू 7, ये 5 रेज टू 3, तो 5 रेज टू 7 इंटू 5 रेज टू 3, 5 रेज टू 10। फिर अपन आएंगे 2 पर, तो ये 2 रेज टू 3 रेज टू 5, तो ये हो गया 2 रेज टू 15, और ये 2 रेज टू 4 रेज टू 7, तो ये 4 रेज टू 3, तो 2 रेज टू 12 हो गया। तो 2 रेज टू 15 इंटू 2 रेज टू 12, दैट विल बी 2 रेज टू 27, 2 रेज टू 27। और ये आ गया फाइनली किसके इक्वल, ये आ गया फाइनली log ऑफ k टू द बेस 10 के इक्वल। ठीक, अब क्या होगा, इससे जाएगा ये, इससे जाएगा ये। ठीक है, और वो 2 रेज टू 28, ये 2 रेज टू 27 डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ऊपर आ गया log 2 टू द बेस 10, और यहां पर आ गया log k टू द बेस 10। कंपेयर कर लेंगे अपन इसको, दिख रहा है क्लियरली कि k का वैल्यू किसके बराबर आ गया, k का वैल्यू 2 के बराबर आ गया। तो आएगा क्या क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ पाए सभी लोग? Yes, sir. हाँ तो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।
अगला सवाल लिखो। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि इफ log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16 is equal to 7। तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर इन तीनों वैल्यूज का सम log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16, इनका सम अगर 7 के इक्वल है तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है किसको? हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला यार। देखो उसमें क्या हो रहा है, सबके आर्ग्यूमेंट तो सेम है लेकिन सबके बेस डिफरेंट है। एक का बेस 2 है, एक का 4 है, एक का 16 है। तो जो प्रॉपर्टी थी वो तो नहीं लग पाएगी यहाँ पर अभी तो, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए कंडीशन ये थी कि बेस ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस या ऑल टर्म्स ऑफ लॉग शुड बी इक्वल। तो वो तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं इक्वल उसको। अगर हम सोचेंगे प्रॉपरली, जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनको अगर हम प्रॉपर वे में अप्लाई करेंगे तो आया आंसर किसी का? The 2 16. raised to 4. हाँ सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आसान सवाल है एकदम। क्या करेंगे देखो, हम सबका बेस सेम करने का ट्राई करेंगे। सबका बेस 2 लेके आ सकते हैं इजीली, ठीक है। log ऑफ x टू द बेस 2, ये लिखा है log ऑफ x टू द बेस 4। 4 कितना आ गया? 4 आ गया 2 स्क्वायर। फिर लिखा है log ऑफ x टू द बेस 16, एंड 16 किसके इक्वल होगा? 2 रेज टू 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आर्ग्यूमेंट का एक्सपोनेंट तो मल्टीप्लाई में आता है और बेस के एक्सपोनेंट को भी बाहर निकाल सकते हैं हम तो, लेकिन वो कहाँ आएगा? वो डिवीजन में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा अपना। तो ये तो लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस 2, ये आर्ग्यूमेंट का, सॉरी ये बेस का एक्सपोनेंट है तो डिवीजन में आएगा। तो ये जो 2 स्क्वायर है इसमें एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। तो बाहर कैसे आएगा? तो बाहर ये 1/2 वाले फॉर्म में आएगा। तो आ गया 1/2 टाइम log ऑफ x टू द बेस 2। फिर यहाँ पे भी ये काम करेंगे तो इसको भी बाहर निकालेंगे तो बाहर 1/4 आएगा। तो 1/4 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ये आ गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, तीनों से एक नंबर कॉमन आ चुका है एंड द कॉमन नंबर इज log ऑफ x टू द बेस 2। ये आ गया तीनों से कॉमन, तीनों से कॉमन आ गया। तो फिर इनटू में क्या आएगा? ये तो कॉमन आ गया तो इनटू में क्या आएगा? इधर से तो 1 आएगा, इधर से 1 आएगा, इधर से 1/2 आएगा, इधर से 1/4 आएगा, और इनका सम कितना आ गया? इनका सम आ गया 7 के इक्वल। इनका सम कितना आ गया? 7 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या बोलेंगे अपन? अब अपन बोलेंगे कि ये लिखा है log ऑफ x टू द बेस 2 और इनटू में क्या आया? इसका एलसीएम ले लो यार। तो ये 4 आ गया एलसीएम। तो 1 के लिए 4, 2 के लिए 2, इसके लिए 1, तो ये 7 आ गया। तो ये 4 और 2 6 और एक 7, 7 ही बन गया। और ये भी 7 लिखा हुआ है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, मतलब कैंसिलेशन कर देंगे यहां से इसका, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये 4 जाएगा राइट हैंड साइड में। तो log ऑफ x टू द बेस 2 का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब सिंपली एक सिंगल टर्म लिखी हुई है log की और राइट साइड में उसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो log का जो डेफिनेशन है उसका यूज कर लेंगे। डेफिनेशन क्या है log का? कि जो वैल्यू है उसको अगर बेस पर रेज करें तो क्या मिल जाता है? आर्ग्यूमेंट मिल जाता है। तो वैल्यू 4 है, बेस 2 है, 4 को रेज किया 2 पर, क्या मिल गया? आर्ग्यूमेंट मिल गया। तो x किसके इक्वल आ गया? 2 रेज टू 4 बोल दो या 16 बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि अपन जानते हैं 2 रेज टू 4 16 के इक्वल ही आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर बात सब बच्चों को ये वाली? Yes. हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि इफ log of a to the base 2a is x, log of 2a to the base 3a is y, and log of 3a to the base 4a is z। ये तुम्हें तीन यहां पर जो है वो वैल्यूज दे रखी हैं। log ऑफ a टू द बेस 2a तुम्हें x दिया हुआ है, log ऑफ 2a टू द बेस 3a तुम्हें y दिया हुआ है, और log ऑफ 3a टू द बेस 4a तुम्हें z दिया हुआ है। अगर तुम्हें इस तरह से दे रखा है तो तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है किसका? x y z माइनस 2yz का, x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड का, तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका वैल्यू कितना आएगा।
ठीक है, माइनस चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आंसर x इंटू वाई इंटू जेड, जैसा ये करने को बोल रहा है वो काम करके देखते हैं एक बार। तो देखो x कौन है यहाँ पर, क्या क्या आंसर आया बोलो, क्या आंसर आया? -1। -1 सही है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो x इंटू वाई इंटू जेड, तो x कितना है यहाँ पर, log ऑफ a टू द बेस 2 है, इंटू जितना इसने बोला है वो काम करते जाते हैं। तो इंटू वाई, वाई यहाँ पे कितना है, log ऑफ 2a टू द बेस 3 है, इंटू जेड, जेड यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, जेड यहाँ पे दिया है log ऑफ 3a टू द बेस 4 है, फिर माइनस में 2 है, और y कितना दिया है, log ऑफ 2a टू द बेस 3 है, और z यहाँ पे है log ऑफ 3a टू द बेस 4 है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में यह आएगा यार कि जो इसका बेस है वो इसका आर्ग्यूमेंट है, ऐसे जो यहाँ आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ बेस है। ठीक है, तो दिमाग में आएगा अगर ये ब्रेक हो जाए ना, ब्रेक, अगर ब्रेक अपन इनको कर दें तो फिर कुछ चीजें कर सकती हैं, फिर जो नंबर्स टर्म्स है वो कट जाएंगे। अगर हम बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज करके इनको ब्रेक कर दें तो टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और फिर उन पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये दिमाग में आ सकता है, तो फिर मैं वही काम कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो लिखा है log ऑफ a टू द बेस 2a, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log a अपॉन log 2a, ऐसे कर सकते हैं हम, सीखा था हमने ऐसा। ये मैं सोच कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं इस तरह सोचूंगा तो log 2a यहां तो नीचे आया है, उसमें क्या आएगा, उसमें ऊपर आएगा, तो वो कट जाएगा उससे। ठीक है, बेस हम कुछ भी रख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, बेस जो तुम रखना चाहो वो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम भले 10 मान लो, तुम भले ई मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं लिख रहा, मतलब कुछ भी तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं सेम काम यहां भी करूंगा, मैं सेम काम यहां भी करूंगा। तो ये ऐसे लिख दिया इसको, log 2a अपॉन log 3a, इसको ऐसे लिख दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी सेम यही काम कर दिया, तो फिर इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा log 3a, इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा log 3a, और अपॉन में आ गया log 4a, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर माइनस में 2 टाइम log 2a टू द बेस 3a, तो log 2a आ गया, और अपॉन में आ गया log 3a, ये आ जाएगा। फिर इनटू में आ गया log 3a टू द बेस 4a, तो ऊपर log 3a आ गया, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया log 4a, ऊपर log 3a और नीचे आ गया log 4a, इस तरह से आ चुका है। सब में क्या किया हमने, सब में यहां पर अप्लाई कर दिया बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये log 2a से कट गया, है ना, ये log 3a से कट गया। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुका है फाइनली, ये बन चुका है log a अपॉन log 4a, ये बन चुका है log a अपॉन log 4a, इस तरह से बन चुका है। बताओ ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है -2, ये गया इससे, ये बन चुका है -2 टाइम log 2a अपॉन log 4a, इस तरह से बन चुका है, ये अपने पास इस तरह से बन चुका है। अब देखो अब क्या करें, अब क्या करें भाई। ठीक है, तो अब दिमाग में आ सकता है, बहुत सारी चीज दिमाग में आ सकती है। एक तो दिमाग में आ सकता है कि यार एलसीएम ले लें अपन, है ना, एलसीएम ले लें अपन, उससे भी काम चल जाएगा। एक तो एलसीएम की बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, log 4a एलसीएम आ गया, log 4a दोनों का एलसीएम आ गया। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, log a आ गया, और माइनस में 2 टाइम log 2a आ गया। अब फिर वही बात, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करें, उसको फिर अंदर भेज दो। अंदर कहाँ आएगा वो, अंदर आएगा आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में, अंदर आएगा आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। तो फिर मैंने यही काम किया, जो ये 2 लिखा हुआ है, जो ये 2 लिखा हुआ है, इसको मैंने अंदर भेज दिया यार। अगर अंदर जाएगा तो जाएगा आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में, आर्ग्यूमेंट कौन है, 2a, ये बनेगा उसका एक्सपोनेंट, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, और डिवाइड में log 4a चल ही रहा है। ठीक है, हमने कुछ बेस नहीं माना इनका, तुम चाहे जो बेस मान लो, लेकिन सबका इक्वल मानेंगे बेस अपन, क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बेस सबका इक्वल लेके चलते हैं। तो मैंने मान लो 10 इसका भी मान लिया, 10 इसका भी मान लिया, 10 इसका भी मान लिया, तुम चाहो तो ई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से। अब क्या करेंगे, अब ये 2 टर्म log की हैं ऊपर, और ये डिफरेंस वाले फॉर्म में है, 2 टर्म log की हैं और ये डिफरेंस वाले फॉर्म में है, दोनों का बेस कैसा है, दोनों का बेस सेम है। तो क्या इन दोनों टर्म्स को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर बिल्कुल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पड़ी थी ये वाली। अगर आर्ग्यूमेंट डिवीजन में होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो जो उसमें 2 टर्म आएंगी log की, वो ब्रोकन फॉर्म में आएंगी, वो टूटे हुए फॉर्म में आएंगी। और अगर 2 log की टर्म डिफरेंस वाले फॉर्म में, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल log में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं वही काम कर रहा हूं, सिंगल log में कन्वर्ट कर रहा हूं, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, और होगा क्या, जो प्लस वाला log है उसका आर्ग्यूमेंट ऊपर आएगा, मतलब वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और जो माइनस वाला आर्ग्यूमेंट है वो क्या आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर ऊपर क्या आ गया, ऊपर a, और नीचे आ गया भाई 4a स्क्वायर, ऐसे आ गया। और डिवाइड में कौन है, डिवाइड में है log ऑफ 4a टू द बेस 10। अब ये a अपॉन 4a स्क्वायर क्या होगा, a से a कट जाएगा, तो वो 1 अपॉन 4a हो गया। 1 अपॉन 4a का मतलब क्या होता है, 4a की पावर -1। ठीक है, तो ये और ये
ऐसे बन जाएगा। -1 को बाहर निकाल देंगे तो वो फिर पूरा कट जाएगा उससे, तो आंसर कितना आ गया, -1 इसका आंसर आ गया, खत्म, ये इसका आंसर है। तुम बताओ कुछ समझ में आएगा तुम्हें? बताओ यार, कुछ फील कर पाएगा चीजों को? यस सर। हाँ सर। सब लोग समझ पाए किस तरह से Yes, क्वेश्चन को sir. डील किया? Yes. चलिए एक और सवाल करते हैं लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। एक और क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं यार जेई एग्जाम, जेई की जो मेंस में या एडवांस के अंदर, जो हम अभी करने वाले हैं, कि तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि तुम log 4 टू द बेस 3 को अल्फा मान लो, जो ये वाली वैल्यू है तुम इसको अल्फा मान लो, पहली चीज। फिर तुम्हें दे दिया इन्होंने कि log 5 टू द बेस 6 को तुम बीटा मान लो, तुम इसको बीटा मान लो, ठीक है। फिर तुम्हें निकालना है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें अब निकालना है log 15 टू द बेस किसको, 15 टू द बेस 12 को इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तुम्हें इस टर्म का वैल्यू फाइंड करना है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या हमें, log 4 टू द बेस 3 का वैल्यू अल्फा दे रखा है, log 5 टू द बेस 6 का वैल्यू बीटा दे रखा है। तो हमें क्या करना है, तो हमें log 15 टू द बेस 12 इसका वैल्यू फाइंड करना है, किस किस के फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। किस किस के फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। log 4 टू द बेस 3 दे रखा है अल्फा, log 5 टू द बेस 6 है बीटा। तो इन दोनों का हमें इस तरह से यूज करना है, इन दोनों वैल्यूज का, कि हम log 15 टू द बेस 12 इसका वैल्यू फाइंड कर सकें अल्फा और बीटा के फॉर्म में। ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक। चलो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस तरह के सवालों को हम किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आंसर, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में गिवन है log 4 टू द बेस 3। देखो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे, तुम एक चीज याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आए, तुम सबको प्राइम फैक्टर करो सबके, पहली चीज तो, और फिर तुम प्राइम फैक्टर्स पर ही काम करो, तुम करो प्राइम फैक्टर्स पर ही काम, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एक तो, कि log 4 टू द बेस 3 जो है वो अल्फा के बराबर है, एक तो हमें ये गिवन है। अब 4 को मैंने क्या लिख दिया, मैंने 4 को लिख दिया log 4 हो गया 2 स्क्वायर, तो 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 log 2 टू द बेस 3 कितना आ गया, अल्फा आ गया, ठीक है। अब देखो 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है ना, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, log 2 टू द बेस 3 कितना आ गया, अल्फा अपॉन 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। यहां से मेरे पास log 2 टू द बेस 3 कितना आ गया, अल्फा अपॉन 2 के इक्वल आ गया। चलो ठीक है, तो हमने एक log की टर्म ले ली जिसका बेस कितना है, जिसका बेस 3 के इक्वल है, तो हमने उस log का यहां पर हमने क्या किया, यूज किया है। हमने एक ऐसा log यूज किया है जिसका बेस किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते, सेकंड जो गिवन है उस पर आते हैं। उसमें क्या दे रखा है, log 5 टू द बेस 6 दे रखा है अपने को, log 5 टू द बेस 6, और ये किसके इक्वल दे रखा है इसने, ये दे रखा है बीटा के इक्वल, ये दे रखा है बीटा के इक्वल, ठीक है। इसके भी प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 5 तो पहले से ही प्राइम है, कुछ हो नहीं पाएगा उसके अंदर, ठीक है। और 6 के बन जाएंगे प्राइम फैक्टर क्या, 6 के बन जाएंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, ठीक है। तो हम चाहते हैं जो पूरा लॉग का हमारे पास ये जो पूरा है, ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 बेस में ही रहे, ठीक है। क्योंकि मैंने ऊपर 3 बेस वाले एक्सप्रेशन का यूज किया है, तो फिर मैं नीचे भी यही चाहूंगा कि सब कुछ मेरे पास 3 वाले बेस में ही रहे। इस तरह के सवालों में एक चीज ध्यान रखेंगे, पूरा जो कुछ भी गिवन है सब एक ही बेस में रहना चाहिए। जो भी लॉग की टर्म्स क्वेश्चन में आ रही हैं, सारी लॉग की टर्म्स का हम एक ही बेस में यूज करेंगे, एक ही बेस में यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर ऊपर 3 बेस का यूज किया है, तो मैं आगे जो भी मेरे पास गिवन होगा, मैं सबको 3 बेस वाले फॉर्म में यूज करूंगा। अगर पहले से वो 3 बेस वाले फॉर्म में है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं उसको 3 बेस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो अभी मैंने क्या कर दिया, बेस चेंजिंग थ्योरम यहां पर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है 3 बेस वाले लॉग के फॉर्म में। तो ऊपर आ गया log 5, ऊपर log 5 आ गया, और नीचे आ गया log 6, नीचे आ गया log 6। क्या कर सकते हैं अपन, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। बेस हमारे हाथों में, हम जो बेस चाहें वो ले सकते हैं। तो मुझे बेस 3 चाहिए, तो मैंने इसलिए 3 ऊपर भी ले लिया, अगर जो ऊपर लेंगे वही नीचे भी लेंगे, तो ऊपर अगर 3 ले लिया तो फिर नीचे भी क्या आ गया, नीचे भी ऑटोमेटिकली 3 आ गया। तो ये हमने कन्वर्जन कर दिया। क्यों कर रहे हैं हम सब ये, सिंगल बेस 3 में लाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया देखो तुम, तो ऊपर आ गया log ऑफ 5 टू द बेस 3,
देखो नीचे क्या आएगा, नीचे ब्रेक कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि अगर कुछ नंबर आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में है तो उनको प्लस में ब्रेक कर सकते हैं, कुछ नंबर अगर आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक आ जाएगा log 2 टू द बेस 3 प्लस एक आ जाएगा log 3 टू द बेस 3, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, बराबर में बीटा आ गया, बराबर में बीटा आ गया। अब ये तो अपने को पता है यार, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहां से log 5 टू द बेस 3 कितना आ गया, तो देखो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो बीटा इंटू log 2 टू द बेस 3 प्लस 1 इसके बराबर आ गया। क्या इसकी वैल्यू थी अपने पास, तो आंसर है बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। हमने पहले वाले में यही निकाला है, log ऑफ 2 टू द बेस 3 पहले वाले में हमने यही निकाला है, और ये किसके इक्वल था, अल्फा बाई 2 के इक्वल था। तो यहां से log 5 टू द बेस 3 कितना आ गया, तो यह आ गया बीटा इंटू अल्फा बाई 2 प्लस 1 के बराबर, ठीक है, प्लस 1 के बराबर। तो इस तरह से log 5 टू द बेस 3 भी क्या आ गया, ये भी अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गया, और log 2 टू द बेस 3 तो हम पहले ही निकाल चुके थे अल्फा के फॉर्म में, वो अल्फा बाई 2 आ गया। तो इनका अब हम यूज करेंगे जो हमें निकालना है उसको निकालने के लिए, ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे। तो हमने 3 बेस में कन्वर्ट किया है, तो जो निकालना है ना हमें, उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी 3 बेस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका हम प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। तो निकालना है क्या, हमें क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे बताओ log 15 टू द बेस 12 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम, और इसको भी लेकर के आएंगे 3 बेस वाले फॉर्म में। कर दिया मैंने ये वाला काम स्टार्ट। तो कैसे कैसे करते हैं, तो ऊपर आएगा log 15 और नीचे आएगा log 12। मुझे क्या चाहिए, मुझे सब कुछ 3 में चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो 3 बेस में है। तो मैं यहां भी क्या करूंगा, यहां पर भी मैं बेस को 3 लूंगा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो 3 बेस में ही है, ठीक है। आगे अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 15 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 इंटू 5, और जो नीचे लिखा हुआ है 12 उसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, वो आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3, ऐसे आ चुका है, बेस 3 है। ऊपर भी ब्रेक करो, प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट में नंबर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ब्रेक होंगे। तो ऊपर एक तो आ गया log 3 टू द बेस 3, और एक आ गया log 5 टू द बेस 3। यही काम नीचे भी करेंगे। नीचे क्या होगा, एक आएगा log 2 स्क्वायर टू द बेस 3, और एक आ जाएगा log 3 टू द बेस 3। ये 2 स्क्वायर है तो पावर इसकी बाहर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम log 2 टू द बेस 3। अब जो जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है सबकी वैल्यू मेरे पास है, जो कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। पहले तो ये लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 3, वैल्यू कितना है इसका, ये तो आर्ग्यूमेंट बेस सेम है तो वैल्यू 1। रही बात log 5 टू द बेस 3 की, ये हमने अभी निकाला है, और ये कितना आया था भाई, ये आया था बीटा इंटू अल्फा बाई 2 प्लस 1, ये आया था बीटा इंटू अल्फा बाई 2 प्लस 1। नीचे आएंगे 2 टाइम log 2 टू द बेस 3, ये वैल्यू भी हमने निकाली है, और log 2 टू द बेस 3 किसके इक्वल आया था, अल्फा बाई 2 के इक्वल आया था, तो यहाँ अल्फा बाई 2 आ जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। और रही बात इसकी, अगेन आर्ग्यूमेंट बेस सेम, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, जो भी है यही अपना आंसर है। तो इस तरह हमने क्या कर दिया इसको, इस तरह से हमने इसको भी अल्फा बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत आसान सवाल है ये, बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, सबको एक ही बेस में कन्वर्ट करना है। तुम्हें जो गिवन है तुम्हें उसको भी एक ही बेस में कन्वर्ट करना है, और तुमने उसको जिस बेस में कन्वर्ट किया है तुम्हें जो निकालना है तुम उसको भी क्या करो, उसी बेस में कन्वर्ट करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को ये वाला बात? यस सर। सबको बात क्लियर हुई क्या यार, ये वाली बताओ मुझे। किसी को कुछ भी डाउट तो पूछो, किसी को कुछ भी डाउट है, कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछो इसके अंदर। सबको क्लियर है यार चीजें? अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं है तो पूछो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, लास्ट पार्ट देखते हैं इस चैप्टर का, मतलब इस वाले लॉग वाले पार्ट का। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की, कि अगर लॉग के अंदर हमारे पास आ जाती है इनइक्वालिटी तो उनको सॉल्व किस प्रकार किया जाता है, उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। अगर लॉग के अंदर क्या आ जाएंगे, लॉग के अंदर इनइक्वालिटीज आ जाएंगे तो उन इनइक्वालिटीज को किस तरह से डील करते हैं ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो तुम एक चीज पहले समझो यहाँ पर, जैसे मैं जो काम करने वाला हूं वो मैं काम करने वाला हूं log a टू द बेस b पर, ठीक है। इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं जैसे कि लॉग फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह काम करता है। जैसे हमने कल समझा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर बेस 1 से बड़ा था तो जितना हम एक्सपोनेंट को बढ़ाएंगे उतनी लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। फिर हमने देखा था कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में था तो जितना हम एक्सपोनेंट को बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू डिक्रीज होगी।
तो ऐसे ही हम यहाँ पर लॉग फंक्शन का बिहेवियर भी चेक करने वाले हैं अभी, कि उसी के थ्रू फिर हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर पाएंगे कि लॉग का बिहेवियर कैसा है। बेस इसका डिफरेंट डिफरेंट केस में जब होता है तो ये लॉग फंक्शन किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह से वैल्यूज के ऊपर काम करता है, वो हम देखने वाले हैं। तो हमने कल बात की थी, जब हम लॉग को डिफाइन करते हैं तो लॉग का जो बेस होता है उसके ऊपर कंडीशन क्या आती है, कंडीशन आती है बेस पॉजिटिव भी होता है और बेस जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे उसको और 1 के इक्वल भी नहीं करेंगे। तो या तो वो 0 से 1 वाले इंटरवल से आएगा या वो आएगा 1 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल से। ठीक है, तो मैंने यहां पर भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको। मैंने पहला केस ले लिया कि भाई जो लॉग का बेस है वो मान लो 1 से लेकर के इन्फिनिटी वाले इंटरवल में, 1 से लेकर के इन्फिनिटी वाले इंटरवल में है। पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिस तरह से एक्सपोनेंट फंक्शन ने काम किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने काम किया था, सेम उस तरीके से लॉग फंक्शन भी काम करता है। जैसे मैंने कुछ बेस मान लिया, मैंने मान लो बेस को जो है वो 2 मान लिया, तो अभी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अभी हमारे पास log a टू द बेस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आर्गुमेंट तो हमने माना नहीं है, हमने बेस को माना है। तो मैंने बेस को मान लो 2 मान लिया, आर्गुमेंट मैंने a मान लिया, तो ये बन चुका है log ऑफ a टू द बेस 2। अब मैं इस फंक्शन को देखूंगा कि अगर मैं आर्गुमेंट को बढ़ा रहा हूं तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने अगर a को 2 ले लिया तो ये log 2 टू द बेस 2, तो वैल्यू जो आएगी इसकी, अगर मैं इसको y मान लूं इस फंक्शन को, तो क्या आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा यार। ठीक है, a इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। अगर मैं, या y इसका 1 आ जाएगा। अगर मान लो मैं यहां पर इसका a जो है वो 4 कर दूं तो ये log 4 टू द बेस 2 आ जाएगा। 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी इसकी। अगर मैंने मान लो a को 32 कर दिया तो फिर वो 2 raised to 5 बन जाएगा, तो फिर बाहर 5 निकलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ये वाली, तो वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं, यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि जितना हम आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज करेंगे, जितना हम आर्ग्यूमेंट को बढ़ाएंगे, लॉग की वैल्यू भी क्या होगी, उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ती जाएगी। तो अगर बेस लॉग का 1 से ग्रेटर है, जितना आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, जितना आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, लॉग की वैल्यू भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग लगातार बढ़ती जाएगी। लॉग की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग भी लगातार बढ़ती जाएगी। सिंपल कहानी है, अगर बेस 1 से ग्रेटर तो जितना हम आर्ग्यूमेंट को बढ़ाएंगे, वैल्यू भी क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। ये कहानी कब होगी, जब लॉग का बेस कैसा है, 1 से ग्रेटर है तब। ठीक है, अगर मान लो मैंने लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में ले लिया, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो बेस जो है वो इस इंटरवल में आएगा 1 से इन्फिनिटी में, या बेस आएगा 0 से 1 के बीच में। सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने क्या ले ली कि भाई बी जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, बेस लॉग का 0 से 1 के बीच में। अब देखते हैं फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो मैं कुछ बी मान लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो मैंने मान लो बी को कुछ भी, मैंने मान लो 1/2 मान लिया, जो ऐसा बी मानेंगे जो सेटिस्फाई करेगा इस इंटरवल को, तो मैंने 1/2 मान लिया। अब देखते हैं बिहेवियर कैसा है फंक्शन का। तो अब देखते हैं फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो y बराबर क्या आ गया, बेस तो इसका 1/2 है, आर्ग्यूमेंट मैंने कुछ a वगैरह ऐसा कुछ मान लिया। ठीक है, अब यहां पर हम चेक करेंगे कि आर्ग्यूमेंट अगर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, क्या होगा, उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मैंने मान लो a को 1 ले लिया, तो अपन जानते हैं अगर log का आर्ग्यूमेंट 1 है तो वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी, उसकी 0 आएगी। अगर मैंने मान लो a को 2 ले लिया, 2, तो देखो अब क्या होगा, अगर मैंने a को 2 ले लिया ना यार, तो ये 2, तो ये 2 हो गया, और बेस तो 1/2 है। 1/2 कितना आएगा, 2 रेज टू -1, -1 बाहर निकलेगा, तो 1/-1 कितना आ गया, -1 आ गया। वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने a को जो है वो 8 ले लिया, 8 या 4 कुछ भी ले लिया, तो 8 आ गया, 8 मतलब 2 का क्यूब, और 1/2 मतलब 2 रेज टू -1, 3 बाहर, -1 बाहर, 3/-1, तो माइनस का 3 आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम आर्ग्यूमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो y की वैल्यू यहां पर डिक्रीज होती हुई जा रही है। पहले 0 थी, फिर -1 हो गई, कम हो गई, फिर और a को इंक्रीज किया तो और कम हो गया। इसका मतलब ये एकदम वही काम कर रहा है जो कल हमारे साथ हुआ था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कि अगर बेस 0 से 1 में था, वहां एक्सपोनेंट पे काम कर रहे थे, यहां आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। तो यहां क्या होगा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो हम आर्ग्यूमेंट को बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वैल्यू घटेगी इस केस में, अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो। क्लियर है बात सब बच्चों को, ये वाली क्लियर है यहां तक की बातें? हाँ सर। जैसे अगर मान लो इसका देखो यूज कैसे करेंगे, वो तो अपने सवालों में करेंगे यूज इसका। जैसे मान लो देखो, अगर मान लो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है कि log ऑफ x1 टू द बेस 5 ग्रेटर है log ऑफ x2 टू द बेस 5 से। ठीक है, तो बताओ मैं x1 x2 पे क्या कमेंट करूंगा, बताओ मैं x1 x2 पे क्या कमेंट करूंगा। तो देखो
दोनों का बेस सेम है। पहली बात तो ये, कोई भी इनइक्वालिटी हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल वाली इनइक्वालिटी हो, चाहे वो लॉग वाली इनइक्वालिटी हो, उस इनइक्वालिटी को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों तरफ बेस सेम हो। दोनों तरफ बेस सेम हो, तो यहां भी बेस 5 है और यहां भी बेस 5 है, तभी कर सकते हैं। अगर पहले से ही है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में बेस सेम नहीं होगा तो बेस सेम क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, मैथमेटिकल जो तरीके होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ा है, वो ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, और जो राइट हैंड साइड है उसका वैल्यू कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा था कि यार जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा आर्ग्यूमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 से ग्रेटर है, बेस 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू है तो इसका आर्ग्यूमेंट भी क्या आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट भी बड़ा आएगा। कितना आर्ग्यूमेंट है इसका, x1 है, तो x1 क्या आएगा उस केस में, x1 x2 से बड़ा आ जाएगा। बड़ी वैल्यू मतलब बड़ा आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि बेस कैसा है, बेस है 1 से ग्रेटर, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो भाई मैं तुमसे ये पूछता कि log ऑफ x1 ग्रेटर है log ऑफ x2 से, और मान लो दोनों तरफ बेस मान लो 1/20 है, दोनों तरफ बेस, पहली बात दोनों तरफ बेस सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर हम बेस सेम तो है लेकिन है कैसा बेस, तो बेस यहां पर जो है वो 0 से 1 के बीच में है। बेस यहां पर कैसा है, 0 से 1 के बीच में, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में आ गया तो कहानी उल्टी हो जाएगी एकदम। जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा आर्ग्यूमेंट, उतना छोटा आर्ग्यूमेंट। तो ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। तो बड़ी वैल्यू मतलब आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, आर्ग्यूमेंट छोटा होगा। तो यानी कि x1 की वैल्यू छोटी आएगी और x2 की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आ जाएगी हमारे पास। अब की बार क्या होगा, x1 मस्ट बी लेस देन x2 अगर बेस 0 से 1 के बीच में। जो कल सारा काम हुआ था वही सारा काम यहां हो रहा है। फर्क इतना है, कल काम हुआ था एक्सपोनेंट के लिए, आज काम हो रहा है आर्ग्यूमेंट के लिए। कल भी यही था कि अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो जितना बड़ा एक्सपोनेंट उतनी बड़ी वैल्यू। आज भी यही हो रहा है, बेस 1 से ग्रेटर है, जितना बड़ा आर्ग्यूमेंट उतनी बड़ी वैल्यू। बेस 0 से 1 के बीच में तो जितना बड़ा एक्सपोनेंट उतनी छोटी वैल्यू। बेस 0 से 1 के बीच में जितना बड़ा आर्ग्यूमेंट उतनी छोटी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बात, कुछ समझ पा रहे हो चीजों को? हाँ सर। क्लियर है क्या बात यहां तक? Yes, अरे हाँ ना बोलो यार, कुछ समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार, समझ पा रहे हो क्या कुछ चीजों को? बाकी लोग तो बोलो कुछ। यस सर। अब अपन लास्ट में लिख लेते हैं स्टेप्स, कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, और फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बस। ठीक है, तो तुम लास्ट में लिखो यहाँ पर स्टेप्स टू सॉल्व लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए? सर। हाँ बोलो। सर जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसमें अगर बेस एक में 1/20 और एक में 20 होता तो फिर हमें पहले बेस सेम करना पड़ेगा यार, तभी हम कुछ बोल पाएंगे। अगर मान लो 1/20 है तो पहले अपन उसको 20 करेंगे, जैसे मान लो यहाँ 20 लिखा होता, मान लो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फिर 20 को लिखेंगे अपन 1/20 बन जाएगा अपना 1/20 की पावर -1, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये -1 को बाहर भेज देंगे, 1/-1 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 तो हमें अंदर निकालना पड़ेगा यहाँ से बाहर, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, इसको आर्ग्यूमेंट के अंदर भेज देंगे, तो ये फिर x1 हो जाएगा, तो फिर ये 1/x1 हो जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका आर्ग्यूमेंट छोटा होगा, क्योंकि बेस 1/20 है। तो हम बोलेंगे कि 1/x1 जो होगा वो छोटा होगा किससे, x2 से। अब हम क्या बोलेंगे, 1/x1 क्या होगा, छोटा होगा किससे, x2 से। समझ में आया क्या Yes. कर दिया मैंने ये? यस सर। ठीक है, तो उस केस में ऐसा करना पड़ेगा, बेस तो सेम करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जो भी हम बात कर सकते हैं वो सेम बेस के लिए कर सकते हैं। बेस अगर डिफरेंट होगा तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा सेम बेस के लिए बात करेंगे सारी। ठीक है, चलो अगर नहीं होगा तो फिर अलग बात है, बाकी अगर हो रहा होगा तो हम पहले सेम करेंगे तभी काम कर पाएंगे। जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें या तो सेम बेस दे रखा होगा या हम सेम बेस कर सकते हैं, सवाल इस तरह का ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 1 लिखो, अगर हमें सॉल्व करना है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को तो उसका पहला स्टेप होगा, जो भी हमें सवाल दे रखा है, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसका हम डोमेन निकालेंगे। क्योंकि अगर मान लो हमने x निकाल दिया और वो x डोमेन में नहीं है उस फंक्शन के में, तो कोई मतलब ही नहीं है, ले ही नहीं पाएंगे उसको। तो पहला काम क्या होगा, डोमेन निकालेंगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स का। डोमेन निकालेंगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स का। लेफ्ट में भी अगर लॉग का फंक्शन है तो उसका भी डोमेन निकालेंगे, राइट में भी अगर लॉग का फंक्शन है तो उसका भी डोमेन निकालेंगे, तभी काम करेंगे। क्योंकि अगर मान लो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर हमारे पास कोई x आ गया और मान लो वो डोमेन में नहीं आ रहा, जैसे मान लो मैंने इस
कोई इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, मान लो कोई इनइक्वालिटी थी मेरे पास, और मान लो सॉल्व करने पर मेरे पास आ गया x इक्वल टू 1, ये आ गया मेरे पास। लेकिन मैं अगर x इक्वल टू 1 रख के देखूं यहाँ पर, तो बताओ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 5, ये बन जाएगा -4। क्या लॉग डिफाइन है ये वाला? बिल्कुल डिफाइन नहीं है, क्योंकि लॉग का तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर वो इनइक्वालिटी सॉल्व करने पर आ भी रहा है वो x, लेकिन उस पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ, तो उस केस में बिल्कुल भी उस x को नहीं लिया जाएगा। तो पहली चीज तो ये, इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले भी हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम दोनों तरफ के लॉग को डिफाइन करें, दोनों तरफ जो लॉग का एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ना उनको डिफाइन करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप होगा, दोनों तरफ का लेफ्ट और राइट का डोमेन निकाला जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2, अब हम अगर डोमेन निकाल चुके हैं तो जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, हमने सीखा था अभी कि अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा आर्ग्यूमेंट, और बेस 0 से 1 के बीच में होगा जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा आर्ग्यूमेंट, उसके थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। और आखिरी स्टेप क्या होगा कि जो हमें x पहले स्टेप से मिलेंगे, जो डोमेन से मिलेंगे, और जो हमें x सेकंड स्टेप से मिलेंगे, उनका क्या लेंगे हम, उनका लेंगे इंटरसेक्शन। क्योंकि इनइक्वालिटी भी सॉल्व होनी चाहिए और x डोमेन में से भी आना चाहिए। मान लो इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई और डोमेन का ही नहीं है वो x, तो नहीं लेंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, उन x को लिया जाएगा जो हमें स्टेप 1 से भी मिल रहे होंगे और हमें स्टेप 2 से भी मिल रहे होंगे, उन x को हम क्या करेंगे, अपने आंसर में कंसीडर करेंगे। ये होगा अपना पूरा तरीका इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। समझ पा रहे हो बातों को? समझ पा रहे हो क्या बातों को? हाँ सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें और फील होंगी चीजें। सवाल लिखा हुआ है, मान लो log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x टू द बेस 1/8, ये लिखा हुआ है। और तुम्हें दिया हुआ है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर है log किससे, log 1/6 टू द बेस 8 से, log 1/6 टू द बेस 8 से। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहली चीज तो क्या है कि जब भी क्वेश्चन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का आएगा, सबसे पहला काम तो ये रहेगा बेस सेम करें, क्योंकि बिना बेस सेम करे हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि बेस सेम कैसे करेंगे। तो देखो, या तो इसको 8 में कन्वर्ट कर दो 1/8 को, या फिर 8 को 1/8 में कन्वर्ट कर दो। कुछ भी करके तुम्हें किसी एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा काम चलेगा। ठीक है, देखो आसान रहेगा, हम जो है इस 8 को कन्वर्ट करना है 1/8 में, क्योंकि अगर मैं इस 1/8 को कन्वर्ट करूंगा तो फिर वो -1 बाहर निकलेगा, फिर वो उसके एक्सपोनेंट में आएगा, थोड़ी दिक्कत रहेगी। यहाँ 1/8 बाहर 1/8 रेज़ टू -1 आएगा ना, तो वो 1/6 से क्लब हो जा करके वो भी थोड़ा अच्छे फॉर्म में सेट हो जाएगा, है ना। तो हालांकि तुम कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों से सेम आंसर आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा हम इस 8 को 1/8 में कन्वर्ट कर दें, ताकि ये 1/6 भी थोड़ा अच्छे फॉर्म में सेट हो जाएगा, है ना। तो फिर मैं यही काम कर रहा हूँ। तो पहले तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि दोनों तरफ सेम बेस क्रिएट करें। तो बेस सेम क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं किया, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी करो। अगर तुम सही से काम करोगे तो तुम्हारा सही आंसर आएगा, चाहे तुम 1/8 को 8 में कन्वर्ट करो, चाहे तुम 8 को 1/8 में कन्वर्ट करो। मैं अभी 8 को 1/8 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये 1/6 आ गया, 8 की जगह आएगा भाई 1/8 रेज़ टू -1, ऐसे लिख दिया 8 को 1/8 रेज़ टू -1। ठीक है, अब ये -1 जो है वो बाहर चला जाएगा, है ना। -1 कहां चला गया भाई, -1 चला गया बाहर, -1 चला गया बाहर। ठीक है, अब ये बाहर आ जाएगा तो इसको तो हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये तो है ना कि अपन नेगेटिव पे काम करेंगे, नेगेटिव वगैरह रिमूव करने पड़ेंगे अपने को कुछ भी करके। दोनों तरफ साइन पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो इस नेगेटिव को रिमूव करेंगे। तो नेगेटिव को कहां रिमूव करें, तो इसको अंदर भेजो, इसको अंदर भेजो यहाँ से। तो अंदर कहां आएगा ये, तो अंदर आएगा ये आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। अंदर कहां भेजेंगे इसको, प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की, अंदर कहां भेजेंगे इसको, अंदर भेज सकते हैं इसको आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट में। आर्ग्यूमेंट कौन है, 1/6, उसका बना देंगे इसको एक्सपोनेंट। कितना आएगा उसका एक्सपोनेंट, -1 आएगा, और ये आएगा 1/8, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब ये आ गया यार log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x टू द बेस 1/8, और 1/6 का नेगेटिव पावर है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 1/6, तो कितना बन जाएगा ये, तो ये 6 बन जाएगा यार, क्योंकि 1/1/6 कितना हो गया, 6 के इक्वल हो गया। तो ये log 6 टू द बेस 1/8 आ गया। इस तरह से कन्वर्जन हो गया इसका। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ सेम बेस है, और बेस कैसा है, बेस 1/8 है, जो कि कैसा है, जो कि 0 से और 1 के बीच में, जो कि कैसा है, जो कि 0 से और 1 के बीच में। उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, क्योंकि बेस अपना 0 से और 1 के बीच में सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, डोमेन निकालेंगे। लॉग का डोमेन कैसे निकालते हैं, लॉग के लिए क्या बोलते हैं, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो देखो बेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस पॉजिटिव भी है और बेस 1 के इक्वल भी नहीं है।
पॉजिटिव भी है और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो बेस में कोई समस्या नहीं है, बेस में कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। दिक्कत कब आती, जब बेस कुछ एक्स वगैरह का एक्सप्रेशन होता, वो तो कोई है ही नहीं अपने पास, तो बेस में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आर्ग्यूमेंट में है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग डिफाइन कब होता है, जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 के इक्वल नहीं हो। तो बेस तो 1/8 है, पॉजिटिव भी है और 1 के इक्वल भी नहीं है। दिक्कत रहेगी आर्ग्यूमेंट की, तो हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। उसका तो 6 है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले से पॉजिटिव है, तो इसमें जो भी है इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव कर दिया, तो x² माइनस 5x को कर दिया पॉजिटिव, x यहां से कॉमन आ गया, तो इसके दो फैक्टर आ गए, x इंटू x माइनस 5, ये होगा पॉजिटिव। रूट्स क्या क्या आएंगे इसके, 0 और 5, एक 0 एक 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हम चाहते हैं पॉजिटिव वाले पार्ट को लेना, तो इसको लेके चलेंगे और इसको लेके चलेंगे। तो फाइनली आंसर क्या आएगा अपना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये तो स्टेप नंबर 1 का आंसर आया, ये तो डोमेन है इस फंक्शन का, ये तो क्या है, डोमेन है इसका भी। डोमेन निकाल दिया हमने, दोनों तरफ के लॉग का डोमेन निकाल दिया। राइट साइड वाली लॉग को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि उसका तो आर्ग्यूमेंट भी फिक्स है और उसका तो बेस भी फिक्स है, उसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल था लेफ्ट वाला, उसका डोमेन हमने निकाल दिया। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पर। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को, जो इनइक्वालिटी है अपने पास उसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या था, लॉग ऑफ x² माइनस 5x टू द बेस 1/8, और ये दिया हुआ है हमें ग्रेटर किससे, log ऑफ 6 टू द बेस 1/8 से, ये हमें दिया हुआ है। क्या बोलेंगे अपन, पहले बेस को देखा, बेस 0 से 1 के बीच में है, तो हमने क्या बोला था, अगर बेस 0 से 1 के बीच में जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा आर्ग्यूमेंट, उतना छोटा आर्ग्यूमेंट। बताओ बड़ी वैल्यू कौन है, देखो साइन ये वाला है, ये साइन का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। बड़ी वैल्यू छोटा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में। तो अब हम कंडीशन को लेकर के आएंगे आर्ग्यूमेंट में। तो आर्ग्यूमेंट क्या भाई इसका, x² माइनस 5x, छोटा बन जाएगा ये, क्योंकि वैल्यू बड़ी है इसकी, क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में, छोटा बन जाएगा किससे, दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट से, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो कौन है, वो 6 है। तो कंडीशन आ गया, x² माइनस 5x मस्ट बी लेस देन 6। अब सॉल्व कर लेते हैं यार इसको, तो 6 को इधर भेज दो, तो x² माइनस 5x माइनस 6 लेस देन 0। फैक्टर देखो क्या हो रहे हैं इसके, तो इसके फैक्टर मेरे हिसाब से हाँ यही होंगे, x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6, तो इसका एक फैक्टर आएगा x प्लस 1 और इसका एक फैक्टर आएगा x माइनस 6। रूट्स क्या क्या आ गए, एक आ गया माइनस का 1 और एक प्लस का 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें लेना है नेगेटिव वाला पार्ट, तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 to 6। यह आ गया अपना सेकंड कंडीशन का आंसर, जब हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन में दी हुई इनइक्वालिटी को। आखिरी काम क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, स्टेप 1 से जो मिला है आंसर उसका, और स्टेप 2 से जो आंसर मिला उसका क्या लेंगे हम, उसका लेंगे आंसर, उसका लेंगे इंटरसेक्शन। तो फाइनली जो स्टेप 3 होगा, क्योंकि जो भी एक्स है वो डोमेन से भी आना चाहिए, उस पर फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए और उस पर इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो स्टेप 1 का आंसर था वो क्या था, वो था यार 0 से छोटा या 5 से बड़ा, 0 से छोटा या 5 से बड़ा, तो 0 मैंने यहां ले लिया, 5 मैंने यहां ले लिया, ये आ गया इसका और ये आ गया इसका आंसर। स्टेप 2 की बात करें तो उसमें x रहेगा -1 से 6 के बीच में, तो -1 यहां आ गया और 6 जो है वो यहां पर आ गया, तो ये आ गया स्टेप 2 का आंसर। अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इन दोनों के कॉमन पार्ट, अब हम ले लेंगे इन दोनों के कॉमन पार्ट। बताओ कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट आ गया ये वाला और ये वाला भी क्या आ गया, कॉमन पार्ट आ गया। तो बताओ फाइनली आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइनली x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 5 to 6, ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये सभी x सेटिस्फाई करेंगे इस क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन को। कुछ हुआ क्या तुम्हें फील यार, बताओ मुझे, समझ पाए सर कि किस तरह से, हाँ बोलो बोलो तुम बोलो। हाँ सर। सर डोमेन निकाले, वहां अगर दोनों साइड वेरिएबल होता तो हम्म, दोनों कंडीशन का बिल्कुल दोनों के इंटरसेक्शन। डोमेन निकालते, बिल्कुल दोनों के डोमेन। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कुछ ऐसे होता, मान लो x+2 लिखा होता, तो इसकी भी निकालते, इसकी भी निकालते और फिर लेते उनका इंटरसेक्शन। हर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, हर फंक्शन, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो। तीनों कंडीशन चेक करते अगर होता तो। हाँ बिल्कुल तीनों चेक करते, मान लो अगर ये भी होता तो भी चेक करते, मतलब बेस भी वेरिएबल होता तो भी चेक करते। ठीक है, सब यस लोग फील कर पा रहे हैं बातों को। यस बस सर। एक लास्ट पार्ट और Yes, sir. बचता है चैप्टर का, ग्राफ और देख लेते हैं बस, फिर क्लास को एंड कर देंगे इसके बाद। तो एक लास्ट में हम ग्राफ की बात और कर लेते हैं बस। तो लास्ट पार्ट है इसका, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन।
ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ दो तरह के आए थे, तो यहाँ भी दो तरह के ग्राफ आएंगे, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन का बिहेवियर भी दो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं यहाँ पर क्या, मैं ले रहा हूं यहाँ पर y बराबर log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, x यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है और b यहाँ पर बेस है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट वेरी करेगा, बेस तो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जैसे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ दो तरह के आए थे, इसके ग्राफ भी दो तरह के आएंगे। मैंने पहला केस ले लिया जब बेस b जो है वो 1 से ग्रेटर है। ठीक है, जो बेस b है वो 1 से ग्रेटर है, कुछ भी मान लो तुम बेस को 2 मान लो, तो ये आ जाएगा y बराबर log ऑफ x टू द बेस 2। इस टाइप का फंक्शन आएगा। ग्राफ कैसा आएगा देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो पता हमने हमने ये दो कैटेगरी में डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमें पता है एक कैटेगरी में तो फंक्शन इंक्रीज करता है और एक कैटेगरी में फंक्शन डिक्रीज करता है। जितना x को बढ़ाएंगे, जितना आर्ग्यूमेंट को बढ़ाएंगे, एक कैटेगरी में तो वैल्यू बढ़ेगी और एक कैटेगरी में वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ग्राफ भी अलग अलग आएंगे उसके हिसाब से। तो अगर मैं पहले वाले के ग्राफ की बात करूं, फर्स्ट वाले फंक्शन के मैं ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ कैसा आएगा उसका देखो। अगर मैं x को 1 ले लूंगा, तो हमने कल बात की थी, अगर आर्ग्यूमेंट 1 हो गया तो वैल्यू 0 आती है लॉग की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगर 2 हो जाएगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट अगर 4 हो जाएगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, इस तरह चलता रहेगा। अगर आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी हो जाएगा तो वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अपन जानते हैं आर्ग्यूमेंट नेगेटिव तो कभी हो नहीं पाएगा इसका, क्योंकि लॉग को डिफाइन करते वक्त हम बोलते हैं कि नेवर, आर्ग्यूमेंट क्या नेवर भी नेगेटिव, है ना, तो पॉजिटिव 0 से आगे रहेगा। अगर अच्छा, अगर x जो है वो एकदम 0 के पास में, एकदम 0 के पास में, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी। जैसे अगर मान लो मैंने x को ले लिया, मैंने x को मान लो 2⁻⁻1 करोड़ ले लिया, ये x कैसा नंबर है, ये x एकदम पास में 0 के, 0 से हल्की सी बड़ी क्वांटिटी है, तो इस x पर y कितना आएगा, तो इस x पर y आएगा log ऑफ 2⁻⁻1 करोड़ टू द बेस 2, ये बाहर चला जाएगा तो y आ जाएगा -1 करोड़। तो x अगर एकदम 0 के पास में, तो y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ को अगर हम लेके चलेंगे तो, और 1 पे वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी, तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ इस फंक्शन का आ जाएगा। ये ग्राफ किस टाइप का आएगा, ग्राफ जो है वो इस टाइप का आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आएगा 1,0। तो अगर x 1 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर x 0 से 1 के बीच में, तो वैल्यू कैसी है इस फंक्शन की, वैल्यू इसकी नेगेटिव है। कर पाए सभी लोग, फील कर पाए इस चीज को, कैसे ग्राफ प्लॉट किया ये वाला, यस सर। वैल्यूज के थ्रू प्लॉट किया। सेकंड केस हमने ले लिया जब इसका बेस 0 से 1 के बीच में, जब इसका बेस 0 से और 1 के बीच में, तो अब ग्राफ कैसा आएगा, अगर इसका बेस 0 से 1 के बीच में हो गया, तो मैंने y मान लिया इसका log ऑफ x टू द बेस हाफ, कुछ इस टाइप का यहां पर मैंने फंक्शन ले लिया। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ बेस तो यहाँ भी मतलब आर्ग्यूमेंट तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ भी ग्राफ जो है वो 0 से इन्फिनिटी में ही आएगा। यहाँ भी अगर x 1 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर अगर x 2 हो गया तो log 2 टू द बेस हाफ, 2 मतलब 1/2⁻1, तो यहां वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर x 2 है तो वैल्यू -1, x 4 है तो वैल्यू -2, और x इन्फिनिटी है तो वैल्यू -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ चलेगा इसका। अगर x मान लो 1/2 होता तो वैल्यू 1 आती, x अगर मान लो 1/4 होगा तो वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 1/4 क्या होता, 1/2 का स्क्वायर होता। जितना x 0 के पास में आएगा उतनी इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो ग्राफ जो आएगा, ग्राफ जो हमारे पास आएगा फंक्शन का, वो किस प्रकार का आएगा, वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है, 0 के पास में एकदम वैल्यू इन्फिनिटी, 1 पर वैल्यू 0, और 1 के आगे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 1 के आगे वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, मतलब घटती जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और अगर x अपना इन्फिनिटी हो गया तो वैल्यू विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड -इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है बात सबको ये वाली? यस सर। तो चलो फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।